हाँ जी गाइस, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फ्लो का मतलब क्या? इनफ्लो और आउटफ्लो। सर क्या करेंगे हम इस चैप्टर में? क्या करेंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में? प्लीज बता दो सर। मैंने कहा कुछ नहीं, कैश के इनफ्लो आउटफ्लो की स्टेटमेंट बनाएंगे, कैश के फ्लो की स्टेटमेंट बनाएंगे। सर ये तो चैप्टर के नाम में ही है, बता के दिखाओ कैसे होगा। मैंने कहा प्लीज ध्यान से सुनना, जो मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर्स के टाइम पे कहानी सुनाई थी, वो कहानी मैं आपको दोबारा सुनाने जा रहा हूँ। सर क्या वही सेम कहानी चिपकाते रहते हो? मैंने कहा वही सेम कहानी हमको इस चैप्टर में हेल्प करने वाली है, तो मेरा साथ देंगे। चैप्टर का नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट। चैप्टर का नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट। फ्लो का मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो। तो चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? कैश के फ्लो की स्टेटमेंट बनाएंगे, यानी कैश के इनफ्लो आउटफ्लो की स्टेटमेंट बनाएंगे। सर वही कहानी रिपीट होगी जो आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में सुनाई थी। मैंने कहा बिल्कुल डिट्टो वही कहानी रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना गाइस। पहले 3 साल मैंने अकेले बिजनेस चलाया एज अ सोल प्रोप्राइटर। अगले 3 साल मैंने अंबानी इलॉन के साथ मिलकर बिजनेस चलाया एज अ पार्टनरशिप। फिर हमने इसको कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया और हमने बोला कि इंडिया के सारे स्टेट्स में, वर्ल्ड के सारे कॉन्टिनेंट्स में हमें अपनी ब्रांच खोल ली है, तो 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। क्या 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट मैं शेयर इशू करके कैपिटल के नाम से और डिबेंचर इशू करके लोन के नाम से पूरी कर सकता हूं? हाँ जी सर, हमने शेयर और डिबेंचर करके तो हम पकड़ पा रहे हैं। सब मेरे साथ हैं। पहले 3 साल मैंने अकेले बिजनेस चलाया एज अ सोल प्रोप्राइटर। अगले 3 साल मैंने अंबानी लॉन के साथ बिजनेस चलाया एज अ पार्टनरशिप। उसके बाद हमने लविश केक फैक्ट्री को कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया और पब्लिक एट लार्ज से मांगा कैपिटल के नाम का, डिबेंचर के नाम का पैसा दो। हम पब्लिक में कूद पड़े कि आप शेयर्स के लिए अप्लाई करो, कैपिटल इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी यानी डिविडेंड। आप डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करो, प्रॉफिट में कोई हिस्सेदारी नहीं, आपने लोन दिया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो गाइस 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट मैं पूरी कर रहा हूं कैसे? फाइनेंस, पैसा इकट्ठा कर रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया फाइनेंस रेज करना। फाइनेंस रेज करना या पैसा रेज करना। सब मेरे साथ हैं गाइस। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फ्लो का मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फ्लो का मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो। तो चैप्टर में करना क्या है? कैश के फ्लो की स्टेटमेंट बनानी है, यानी कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो की स्टेटमेंट बनानी है और यूजर्स को हमें देनी है ताकि वो अपने एंड पे एनालाइज कर पाए कि कंपनी के कैश के इनफ्लोज और आउटफ्लो किस तरीके से काम करते हैं। तो मैंने वही कहानी जो इश्यू ऑफ शेयर्स में आपके सामने रखी थी, सिद्धो आपको चिपकाई। पहले 3 साल अकेले चलाया सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग। अगले 3 साल अंबानी लॉन के साथ चलाया पार्टनरशिप की अकाउंटिंग। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। इंडिया के हर स्टेट में ब्रांच खोल लिए, वर्ल्ड के हर कॉन्टिनेंट में ब्रांच खोल लिए। तो पब्लिक के बीच में कूद पड़े। पब्लिक को बोला शेयर्स के लिए अप्लाई करो, कैपिटल इन्वेस्ट करो। शेयर्स के लिए अप्लाई करो, कैपिटल इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी डिविडेंड के फॉर्म में। या फिर पब्लिक के बीच में कूद गए, डिवेंचर्स के लिए अप्लाई करो, हमें लोन दो। डिवेंचर्स के लिए अप्लाई करो, हमें लोन दो। प्रॉफिट में हिस्सेदारी तो नहीं मिलेगी, लेकिन लोन पे आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। किसी ने रिस्की इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो वो शेयर्स अप्लाई करेगा, उसको बदले में डिविडेंड मिलेगा जो साल दर साल ऊपर नीचे होता रहता है। और किसी ने रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो डिवेंचर्स के लिए अप्लाई करेगा, उसको स्टेडी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो बात ये हो रही है, मैंने 100 करोड़ इकट्ठा करा, या तो शेयर्स इशू करके या डिवेंचर्स इशू करके। ध्यान से सुनेंगे, अगर मैंने शेयर्स इशू करे, लेट्स सपोज मैंने शेयर्स इशू करे और मैंने शेयर्स इशू करके 70 करोड़ कैपिटल के नाम का इनफ्लो जनरेट कर लिया। क्या आप मेरे साथ हैं? मैंने आप लोगों का कि शेयर्स के लिए अप्लाई करो, कैपिटल इन्वेस्ट करो, शेयर्स के लिए अप्लाई करो, कैपिटल इन्वेस्ट करो। तो लोगों ने 70 करोड़ की कैपिटल इन्वेस्ट कर दी। क्या मैं बोल सकता हूं 70 करोड़ का इनफ्लो आ गया फाइनेंस की टर्म्स में? सब मेरे साथ हैं गाइस। यूजर्स को हमें कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो की स्टेटमेंट बना के देनी है ताकि वो अपने एंड पे इसको एनालाइज कर सके। यूजर्स को हमें कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो की स्टेटमेंट बना के देनी है ताकि वो अपने एंड पे इसको एनालाइज कर पाए। तो मैंने बोला सबसे पहले तो फाइनेंस रेज करो, धंधे को आगे ग्रोथ की तरफ ले जाना है तो पहले तो पैसा इकट्ठा करो। तो मैं पब्लिक में कूद पड़ा कि शेयर्स के लिए अप्लाई करो, कैपिटल इन्वेस्ट करो। 70 करोड़ लोगों ने शेयर्स का लगा दिया। तो शेयर जब इशू करे तो 70 करोड़ मेरे पास इनफ्लो आ गया। क्या आप मेरे साथ हैं गाइस? क्या इसी तरीके से मैं डिवेंचर्स भी इशू कर सकता हूं? डिवेंचर्स इशू करे और मेरे पास लेट्स सपोज 30 करोड़ डिवेंचर का आ गया। क्या मेरी 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट पूरी होगी? कोई दिक्कत किसी को? मैं पब्लिक के बीच में कूद गया, शेयर्स के लिए अप्लाई करो, कैपिटल इन्वेस्ट करो, धंधे में हिस्सेदार बन जाओ, प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगी, डिविडेंड। तो 70 करोड़ लोगों ने लगा दिए। कैपिटल के नाम से मेरे पास 70 करोड़ इनफ्लो।
फिर मैं लोगों के बीच में कूद गया कि डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करो, हमें लोन दो, हमें लोन दो, तो लोगों ने 30 करोड़ का उधार दे दिया। प्रॉफिट में शेयरिंग नहीं मिलेगी लेकिन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जिन्होंने रिस्की इन्वेस्टमेंट करनी थी उन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, वो हिस्सेदार बन गए, उनको डिविडेंड मिलेगा जो साल 10 साल ऊपर नीचे होगा। जिन्होंने रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करनी थी उन्होंने डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया, उन्होंने 30 करोड़ का उधार दिया, उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो 100 करोड़ चाहे कैपिटल के नाम से या लोन के नाम से हमने इकट्ठा कर लिया एज फाइनेंस। 100 करोड़ हमने चाहे कैपिटल के नाम से चाहे लोन के नाम से इकट्ठा कर लिया एज फाइनेंस। गाइस एक बात बताओ, क्या ये इन शेयर होल्डर्स को हमें बदले में क्या देना पड़ेगा? जिन्होंने 70 करोड़ की कैपिटल इन्वेस्ट किया उनको बदले में क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड। तो जब मैं डिविडेंड दूंगा तो क्या डिविडेंड की वजह से लेट्स सपोज 3 करोड़ का डिविडेंड दिया, क्या मेरी जेब से आउटफ्लो होगा? बोलो भाई। यस सर। यस सर। अच्छा, डिवेंचर्स को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दिया 3 करोड़ का, तो ये भी आउटफ्लो होगा। यस सर। बोलो गाइस, सब मेरे साथ हैं? लोगों के बीच में कूद गया, कैपिटल इन्वेस्ट करो, 70 करोड़ की कैपिटल उन्होंने लगा दी, 70 करोड़ का इनफ्लो। लोगों के बीच में कूद गया, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करो, मतलब मुझे लोन दो, उन्होंने 30 करोड़ का उधार दे दिया, तो 30 करोड़ भी आ गए मेरे पास। ठीक है, सब मेरे साथ हैं? 70 करोड़ की कैपिटल आ गई है, ये लोग हिस्सेदार है, इनको बदले में डिविडेंड देना पड़ेगा। 30 करोड़ का लोन आ गया डिवेंचर्स की फॉर्म में, ये लोग को हिस्सेदार नहीं है बट इनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जिन्होंने 70 करोड़ की कैपिटल इन्वेस्ट करी उनको 3 करोड़ का डिविडेंड दे दिया, जिन्होंने 30 करोड़ का लोन दिया हमें उनको मैंने 3 करोड़ का इंटरेस्ट दे दिया। हाइपोथेटिकल फिगर्स चल रही। गाइस एक बात बताओ, क्या इक्विटी शेयर्स का पैसा कंपनी की लाइफ टाइम में कभी रीपे होता है? क्या आपको शेयर जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी आपको वापस मिलेगा वो पैसा कैपिटल का? वाइंडिंग अप के बाद होता है। तो सर हम कैपिटल कैसे रिकवर करेंगे? आप बताएं कैसे रिकवर करेंगे? शेयर मार्केट में बेच शेयर मार्केट में शेयर बेच देंगे। अगर हमें अपनी कैपिटल रिकवर करनी है हम शेयर मार्केट में शेयर बेच देंगे, हमें कंपनी की वाइंडिंग अप होने का वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट में डिमांड होगी उस शेयर की तो पक्का बिकेगा। गाइस ध्यान में सुनेंगे। तो क्या हो सकता है, अच्छा शेयर्स तो आपने वाइंडिंग अप के बाद रीपे करने होते हैं, लेकिन क्या हो सकता है कि आपके कोई पुराने डिवेंचर्स पड़े हो वो तो आपको रीपे करने पड़ते हैं? क्या डिवेंचर्स का पैसा रीपे करना पड़ता है? हमने देखा है 3 साल में रिडीम हो रहा है, 5 साल में रिडीम हो रहा है, और रिडीम भी हमने पार और प्रीमियम दोनों देखे हुए हैं। आज हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन में करेंगे। शायद मेरे हिसाब से सिर्फ साक्षी ने नहीं कर रखा, बाकी सबने कर रखा है थोड़ा बहुत। साक्षी फिर भी आप रिलेट तो कर पा रहे ना? जब मैं शेयर इशू कर रहा हूँ तो जो पैसा आया है वो कैपिटल का है, जब मैं डिबेंचर्स इशू कर रहा हूँ तो जो पैसा आया है वो लोन का है। ठीक है, जैसे कैपिटल का छोटा हिस्सा शेयर, वैसे ही लोन के छोटे छोटे हिस्से बना दिए डिबेंचर। कैपिटल का एक हिस्सा शेयर, वैसे ही लोन का एक हिस्सा डिबेंचर। और हिस्सा कितने का रखना है वो अपने हाथ में रहता है, 10 का, 100 का, 50 का। ठीक है, तो वही वाली चीज हो गई। तो मैंने कैपिटल के नाम से 70 करोड़ का इनफ्लो ले लिया और डिबेंचर के नाम से 30 करोड़ का इनफ्लो ले लिया, मतलब 70 करोड़ की कैपिटल आ गई इनफ्लो, 30 करोड़ का लोन आ गया इनफ्लो। जिनसे कैपिटल आई है उनको बदले में डिविडेंड देना पड़ेगा, डिविडेंड दे दिया। जिनसे लोन आया, जिन्होंने डिबेंचर्स खरीदे हैं, उनको भी मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, एक बात बताओ, रीपे किसको करना पड़ेगा? शेयर्स को या डिवेंचर्स को? रीपे किसको करना है? डिवेंचर्स को। तो गाइस रीपे की भी बात आ सकती है। तो अगर कोई पुराने डिवेंचर्स में रीपे कर रहा हूं, रिडीम कर रहा हूं, डिवेंचर्स अगर मैं रिडीम कर रहा हूं तो इससे क्या होगा? पैसा आएगा जाएगा? बोलो, मैं पुराना कोई लोन चुका रहा हूं, पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। जाएगा। तो लेट्स सपोज 10 करोड़ का और आउटफ्लो हो गया। सब मेरे साथ हैं? तो ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंस के नाम पे हमने शेयर्स का पैसा उठाया 70 करोड़, डिवेंचर्स का पैसा उठाया 30 करोड़, 70 करोड़ की कैपिटल, 30 करोड़ का लोन, 100 करोड़ इकट्ठा हो गया। शेयर होल्डर्स को हमने 3 करोड़ का डिविडेंड दिया, -3। डिवेंचर होल्डर्स को हमने 3 करोड़ का इंटरेस्ट दिया, -3। और पुराने कोई डिवेंचर्स थे ड्यूरिंग द ईयर वो रीपे हो रहे थे तो -10। गाइस नेट में फिगर कितनी आ गई बताएं? -16 84 नल है 100 तो यहाँ प्लस है, फिर 84 -10 84 का नेट इनफ्लो। यस और नो? चैप्टर का नाम देखो ना, नाम में ही पूरा टॉपिक एक्सप्लेन्ड है। गाइस चैप्टर का नाम देखो ना, नाम में ही पूरा टॉपिक एक्सप्लेन्ड है। बनाना क्या है? कैश के फ्लो की स्टेटमेंट, ताकि यूजर्स को कम्युनिकेट कर पाए कि कहां से इनफ्लो आ रहा है, कहां से आउटफ्लो हो रहा है। आपने जो एनालाइज करना कर लो। बनाना क्या है? कैश के फ्लो की स्टेटमेंट यूजर को बना के दे रहे हैं कि भैया अपने एंड पे एनालाइज कर लो कि कैश का इनफ्लो कहां कहां से रहता है, कैश का आउटफ्लो कहां कहां रहता है। तो 70 करोड़ की कैपिटल आई इनफ्लो, 30 करोड़ का लोन आया इनफ्लो,
70 करोड़ की कैपिटल आई जब आपने शेयर्स इशू करे, इनफ्लो। 30 करोड़ का लोन आया जब आपने डिबेंचर इशू करे, इनफ्लो। तो 100 करोड़ आ गया। जिनसे शेयर्स आए थे उनको डिविडेंड दिया, आउटफ्लो। जिनसे डिबेंचर्स के नाम से लोन आया था उनको इंटरेस्ट दिया, आउटफ्लो। और जो पुराने डिबेंचर्स पड़े थे वो हमने इस साल में रीपे करे, तो रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स 10 करोड़। तो नेट फ्लो कितना रहा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से? जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, पैसा रेस करने वाली एक्टिविटीज, उनसे नेट फ्लो कितने का रहा? 84 करोड़ का। सब मेरे साथ हैं गाइस? अब आपके पास फाइनेंस आ गया, आप क्या करोगे? इस पैसे का क्या करें? इसके ऊपर बैठ जाए, यहाँ चलो 84 करोड़ आ गया, मैं बेड पे बिछा के सोऊंगा आराम से। क्या करें इस 84 करोड़ का? बिजनेस ऑपरेशंस। इन्वेस्ट। अरे भैया इन्वेस्ट करो, पहले इन्वेस्ट तो करो धंधे करने। एक बेकरी है छोटी सी तुम्हारी, उसी में 84 करोड़ लगाओगे क्या नदीश? नहीं सर, हम प्रॉपर्टीज खरीदेंगे, हम अवंस खरीदेंगे, हम बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं नदीश, हर स्टेट में खोलना है। तो बिजनेस ऑपरेशन तो इसके बाद आएगा, पहले तो आप इन्वेस्ट करोगे। तो सेकंड टर्म क्या आ गया मेरे पास? फाइनेंस के बाद इन्वेस्टिंग। फाइनेंस क्या हो गया? पहला हो गया, अगर मैं इसको बोल सकता हूँ फाइनेंसिंग। दूसरा हो गया इन्वेस्टिंग। अब मैं इन्वेस्ट करूंगा गाइस, क्या खरीदूं? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदूंगा? अगर इंडिया के हर स्टेट में ब्रांच खोलनी है, कुछ जगह रेंट पे खोल ली, कुछ जगह प्रॉपर्टीज खरीदी, यस और नो? अगर इंडिया के हर स्टेट में ब्रांच खोलनी है तो कुछ जगह तो प्रॉपर्टी परचेज कर ली, पैसा बहुत है 84 करोड़, कुछ जगह रेंट पे ले ली। क्या हो सकता है कि जो जगहें मैंने जगहें रेंट पे ली हैं या खरीदी हैं, उसमें कुछ खरीदी हुई जगह भी वेली पड़ी हो कि हाँ इस पे अभी फ्यूचर में एक्सपेंशन सोचेंगे, अभी खरीद के रख लेते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? यस। सोचो गाइस मेरे साथ, हमने इंडिया के सारे स्टेट्स में ब्रांचेस खोल ली हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज तो मैंने परचेज कर ली होंगी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, और कुछ मैंने रेंट पे भी ले ली होंगी। मैं रेंट का सिनेरियो एक बार साइड रख रहा हूं। जो मैंने परचेज करी है, अगर वो वेली पड़ी है, क्या वेली पड़ी हुई प्रॉपर्टी अंडा दे रही है? क्या करें उस प्रॉपर्टी का? क्या उससे भी कुछ पैसा इनफ्लो आ जाए? क्या करें उस प्रॉपर्टी का? रेंट पे दे। रेंट पे चढ़ा दो, बहुत ही बढ़िया। आपने जो प्रॉपर्टीज खरीदी, ध्यान से, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट यानी बहुत सारे अवन खरीदे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदी। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट यानी बहुत सारे अवंस खरीदे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदी, कुछ प्रॉपर्टी वेली पड़ी हुई थी, पैसा नहीं जनरेट हो रहा, तो मैंने उनको रेंट पे चढ़ा दिया। गाइस रेंट अगर रिसीव हो रहा है तो क्या वो इन्वेस्टमेंट की वजह से रिसीव हो रहा है? रेंट अगर रिसीव हो रहा है तो क्या इन्वेस्टमेंट की वजह से रिसीव हो रहा है? हाँ, मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करी है, कुछ प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कुछ जो नहीं यूज हो रही मैंने रेंट पे चढ़ा दिया, तो रेंट का इनफ्लो। सोच पा रहे हैं? हाँ जी, सब मेरे साथ हैं। लेट्स सपोज रेंट रिसीव हो गया 2 करोड़ का। सब साथ हैं? कोई दिक्कत नहीं। हमने फाइनेंसिंग में क्या करा? पैसा रेस किया, शेयर्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके 100 करोड़ इकट्ठा हुआ। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया, और कोई पुराने रीपे करने थे डिबेंचर्स, उन्हें रीपे भी कर दिए। तो फाइनेंसिंग से नेट में मेरा 84 करोड़ का इनफ्लो बैठा। उसके बाद हम इन्वेस्टिंग पे गए कि भैया पैसा इकट्ठा करा, उसको इन्वेस्ट तो करो। तो हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदे जो यूज में आए, बढ़िया। जो यूज में नहीं आए हमने रेंट पे दे दिए। रेंट पे दे दिए तो इन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से जो यूज आ गई बहुत बढ़िया, जो नहीं यूज आ रही उनसे भी कुछ पैसा जनरेट करने के लिए हमने रेंट पे चढ़ा दी, तो रेंट पे भी 2 करोड़ की इनकम हो गई। गाइस एक बात बताओ, क्या वेला पड़ा हुआ पैसा वेला पड़े रहने दे? क्या पैसा घर पे पड़ा हुआ अंडे दे रहा है? आप बताओ, क्या पड़ा हुआ पैसा अंडे देता है? नहीं सर। क्या करें उसको? उड़ाए। नहीं, उड़ाएंगे नहीं, Shop. कंपनी पे। गाइस क्या ऐसा हो सकता है? एक बात बताओ, लविश केक फैक्ट्री कंपनी है यार, इन्फोसिस बढ़िया कंपनी है, बहुत डिविडेंड देती है। क्या लविश केक फैक्ट्री इन्फोसिस के या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के या रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स खरीद सकती है? यस और नो? यस। क्या Yes, स्पेयर sir. पड़े हुए पैसे से हम दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं? हाँ। तो ये फिक्स्ड एसेट की जगह क्या मैं पैसा इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ? फिक्स्ड एसेट खरीदने की जगह क्या मैं पैसा फिक्स्ड एसेट खरीद लिए, उसके बाद कोई पैसा बचा मैं इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ। जितनी फिक्स्ड एसेट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई, वेले पड़े हुए फिक्स्ड एसेट मैंने रेंट पे चढ़ा दिए। जितनी फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई, वेले पड़े हुए फिक्स्ड एसेट मैंने रेंट पे चढ़ा दिए। और कोई पैसा बचा हुआ है तो क्या मैं इन्वेस्ट करूँ स्टॉक मार्केट में? अच्छे ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बिटकॉइन नहीं खरीद रहा, फालतू जगह पैसा नहीं लगा रहा। मैंने अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया, इन्फोसिस में अच्छा डिविडेंड रहता है, या फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में या रिलायंस इंडस्ट्री में अच्छी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं जहां डूबेगा नहीं। गाइस एक बात बताओ, अगर ये मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, लेट्स सपोज मैंने परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट टोटल 20 करोड़, ये प्लस होगा या माइनस? जब आप फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो 20 करोड़ प्लस या माइनस? माइनस। बहुत बढ़िया, ये 20 करोड़ माइनस होगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इन्फोसिस के शेयर खरीद लिए, वो बदले में मेरे को कुछ देंगे? इंटरेस्ट। डिविडेंड। डिविडेंड। गाइस डिविडेंड मिल रहा है मेरे को, कितने का डिविडेंड मिला? लेट्स सपोज 1 करोड़।
सर मतलब हम क्रैम कर ले, रट ले कि डिविडेंड जो पे होता है वो तो फाइनेंसिंग का पार्ट है और डिविडेंड जो रिसीव होता है वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। मैंने कहा कतई नहीं, आप इसको क्रैम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं रटना। एक बात सुनो, शेयर होल्डर से कैपिटल के नाम का पैसा रेज किया, फाइनेंस रेज किया, शेयर होल्डर से कैपिटल के नाम का पैसा रेज किया, फाइनेंस रेज किया, उसको बदले में डिविडेंड दे रहे हो तो फाइनेंसिंग का ही पार्ट होगा ना। और मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, वो बदले में डिविडेंड दे रहे तो इन्वेस्टिंग का ही पार्ट होगा ना। सोचो गाइस, मैंने कैपिटल के नाम से पैसा रेज किया, फाइनेंस रेज किया, बदले में डिविडेंड दिया तो फाइनेंसिंग का पार्ट है। मैंने इन्वेस्टिंग के नाम से किसी कंपनी के शेयर खरीदे, बदले में डिविडेंड मिला तो वो इन्वेस्टिंग का ही पार्ट होगा ना। क्या कुछ भी रटने जैसा है या समझने वाला सब कुछ? बोलो गाइस। हाँ जी, मैंने शेयर होल्डर्स को, ध्यान से सुनिए, पब्लिक के बीच में कूद गया कि भैया कैपिटल इन्वेस्ट करो, धंधे में हिस्सेदार बन जाओ, बदले में डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग। मैंने पब्लिक के बीच में कूद गया कि कैपिटल इन्वेस्ट करो, धंधे में हिस्सेदार बन जाओ, प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगी यानी डिविडेंड। तो मैंने फाइनेंस इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया, उसकी वजह से तो डिविडेंड देना पड़ रहा है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा ना। कैपिटल का पैसा रेज करना यानी फाइनेंस रेज करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो उसके बदले में जो डिविडेंड देना पड़ रहा है वो भी तो फाइनेंसिंग है। और यहाँ पे मैंने जब पैसा इन्वेस्ट करा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, वो इन्वेस्टिंग है, तो बदले में डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग में ही तो आएगा ना। क्या लॉजिक क्लियर होता है? कैपिटल के नाम का पैसा रेज किया, फाइनेंस रेज किया, बदले में डिविडेंड देना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट के नाम का हमने शेयर्स खरीदा, बदले में डिविडेंड मिला, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। गाइस, क्या मैं खाली शेयर नहीं खरीद सकता हूँ? क्या मैं किसी कंपनी के डिवेंचर्स नहीं खरीद सकता? क्या मैं किसी कंपनी के डिवेंचर्स नहीं खरीद सकता? मैंने डिवेंचर्स खरीदे तो बदले में क्या मिलेगा? Interest. कोई डाउट? अच्छा एक बात बताओ, क्या पुराने कोई फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट पड़ी हो सकती है जो आप बेच सकते हो? पुराने फिक्स एसेट पड़े, अभी पैसा इतना है, पुराने एसेट्स को बेचो, पुराने घसे पिटे अवन पड़े हैं, वो पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी है, उनको हटाओ, हम नई प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हम बेच भी सकते हैं? सेल ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट, इससे क्या होगा? इनफ्लो या आउटफ्लो? गाइस, इन्वेस्टिंग से नेट कितना रहा? इन्वेस्टिंग से नेट कितना रहा? 11 crore outflow. नेट आउटफ्लो माइनस। कोई दिक्कत? अभी तक किसी को कोई भी डाउट तो प्लीज बताएं। क्या रिपीट करनी है स्टोरी या आगे बढ़ सकता हूं? हल्का सा रिपीट ले लो, हल्का सा रिपीट ले लो। पहले 3 साल अकेले बिजनेस चलाया, सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग। अगले 3 साल अंबानी लॉन के साथ बिजनेस चलाया, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग। फिर हमने लविश केक फैक्ट्री को कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। पहले 3 साल लविश केक फैक्ट्री का बिजनेस मैंने अकेले चलाया, सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग। अगले 3 साल लविश केक फैक्ट्री का बिजनेस लविश अंबानी लॉन ने चलाया, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग। फिर लविश केक फैक्ट्री को हमने कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। जब हमने कंपनी में कन्वर्ट करा, हमारे ड्रीम्स और एस्पिरेशंस ये थे कि इंडिया के सारे स्टेट्स में हमारी ब्रांचेस होनी चाहिए। उसके लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट के लिए हम पब्लिक के बीच में कूद पड़े। हमने कुछ लोगों को बोला कि आप कैपिटल इन्वेस्ट करो, धंधे में हिस्सेदार बन जाओ, आपको प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगी यानी डिविडेंड। कुछ लोगों को बोला आप धंधे को लोन दो, डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करो, आपको प्रॉफिट में शेयरिंग कोई नहीं मिलेगी लेकिन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो कैपिटल के नाम से 70 करोड़ हमारे को पब्लिक ने दिया इनफ्लो, लोन के नाम से 30 करोड़ हमको पब्लिक ने दिया इनफ्लो, 100 करोड़ इकट्ठा हो गया। कैपिटल का 70 करोड़, लोन का 30 करोड़। जिनसे कैपिटल आया उनको डिविडेंड देना है, आउटफ्लो। जिनसे लोन आया उनको इंटरेस्ट देना है, आउटफ्लो। और कैपिटल तो रीपे नहीं होती, वाइंडिंग अप के बाद होती है, लेकिन लोन रीपे करना पड़ता है, कोई पुराना लोन था रीपे करा, आउटफ्लो। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जो पैसा इकट्ठा करने वाली एक्टिविटीज है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो पैसा इकट्ठा करने वाली एक्टिविटीज है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उससे नेट इनफ्लो रहा 84 का। 70 करोड़ कैपिटल का इनफ्लो, 30 करोड़ लोन का इनफ्लो। 70 करोड़ कैपिटल का इनफ्लो, 30 करोड़ लोन का इनफ्लो, डिवेंचर इशू करके 100 करोड़ आ गया। इनको डिविडेंड दिया 3 करोड़, इनको इंटरेस्ट दिया 3 करोड़, आउटफ्लो हो गया। फिर कोई पुराने डिवेंचर्स थे वो रीपे कर दिए, आउटफ्लो। तो नेट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से पैसा, फाइनेंस इकट्ठा करने वाली एक्टिविटीज से नेट इनफ्लो रहा 84 का। पैसा इन्वेस्ट किया, बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट खरीद ली। जो फिक्स्ड एसेट यूज में आ रहे थे बहुत बढ़िया, जो फिक्स्ड एसेट यूज में नहीं आ रहे थे उनको रेंट पे चढ़ा दिया। तो मैंने इन्वेस्ट किया था
प्रॉपर्टीज में जो प्रॉपर्टी वैकेंट थी, वेली थी, यूज में नहीं थी, उनको रेंट पे चढ़ा दिया। तो इन्वेस्टिंग की वजह से, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की वजह से जो यूज हो गई बढ़िया, जो नहीं यूज हुई उनको मैं रेंट पे चढ़ाया तो रेंट रिसीव हुआ। और अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो बदले में डिविडेंड मिला, प्लस मैंने किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीदे तो बदले में इंटरेस्ट मिला, प्लस। तो जब मैं किसी कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स खरीद रहा हूं तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। फाइनेंस होता है पैसा इकट्ठा करना, तो जिनसे इकट्ठा किया है उनको बदले में डिविडेंड और इंटरेस्ट देना पड़ता है। इन्वेस्ट होता है पैसा इन्वेस्ट करना, जिस कंपनी के शेयर्स में, डिवेंचर्स में आपने इन्वेस्ट करा है वहां से डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव हुआ। गाइस बातें क्लियर है? अब क्या करेंगे? अब नतीश सही बोलेंगे, अब क्या करेंगे? Business operation. बिजनेस ऑपरेशंस। तो फाइनेंसिंग हो गया, पैसे इकट्ठे कर लिए। इन्वेस्टिंग हो गया, धंधे में सब एसेट्स वैसेट्स खरीद लिए, पूरे फिक्स्ड एसेट्स सब शॉर्ट हो गए। उसके बाद अब ऑपरेशंस की बात आई, मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑपरेटिंग। हाँ जी, विजिबल है? मैंने बोर्ड ज्यादा यूज कर लिया, गेस। Yes, sir, हाँ। visible. गाइस ध्यान से सुनना, मैं आपको इजी तरीके से बताऊंगा। मैं 11 के कॉन्सेप्ट्स ना ज्यादा टच करते हुए आसान तरीके से बताऊंगा, प्लीज ध्यान से सुनना। यहीं पे यूज कर रहा हूं मैं जगह थोड़ी सी, प्लीज बहुत ध्यान से। मिटा लो क्या थोड़ा सा? चलो मिटा दो सर। मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, सब साथ हैं? मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, इसमें मैं बहुत कम चीजें डालूंगा, ध्यान से। गाइस सेल्स हैं 50 करोड़ की, परचेज है 30 करोड़ की। मैं 50 और 30 ही लिख रहा हूं, करोड़ समझ जाओ, ठीक है? सेल्स है 50 करोड़ की, परचेज है 30 करोड़ की। एक्सपेंसेस में मैं तो डाल देता हूं सैलरी, ऐसा करते हैं तो इजी बनाता हूं। सैलरी 12 करोड़ और यस कर दो 10 करोड़। हाँ जी, सैलरी 10 करोड़, डेप्रीसिएशन 2 करोड़। जो आपके नोट्स है उससे थोड़ी सी फिगर मैंने ऊपर नीचे करी है आपको आसानी से समझाने के लिए। सब मेरे साथ हैं? बोलो गाइस, कोई दिक्कत? पहले बताओ, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में किसी को कोई डाउट है? फाइनेंसिंग में मैंने शेयर्स इशू करके कैपिटल का इनफ्लो लिया, डिवेंचर्स इशू करके लोन का इनफ्लो लिया, शेयर्स को डिविडेंड दिया आउटफ्लो, डिवेंचर्स को इंटरेस्ट दिया आउटफ्लो, और कोई पुराने डिवेंचर्स रीपे कर दिया आउटफ्लो। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पैसा इकट्ठे करने वाली एक्टिविटीज से नेट इनफ्लो रहा 84 का। कैपिटल का इकट्ठा करा 70, लोन का इकट्ठा करा 30, 100 हो गया। कैपिटल का इकट्ठा किया था तो बदले में डिविडेंड देना पड़ा, लोन का इकट्ठा किया था तो बदले में इंटरेस्ट देना पड़ा, और कोई पुराना लोन रीपे करना पड़ा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से नेट इनफ्लो आउटफ्लो कैंसिल आउट होने के बाद नेट फ्लो रहता है 84 का पॉजिटिव इनफ्लो। फिर इन्वेस्ट किया, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदी, जो यूज हो गई बढ़िया, जो नहीं यूज हो रही थी उनको रेंट पे चढ़ा दिया तो रेंट भी रिसीव हुआ। और अगर वेला पैसा फिर भी पड़ा था, शेयर्स में इन्वेस्ट किया, डिविडेंड मिला, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट मिला। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से नेट में 11 करोड़ का आउटफ्लो रहा। अब मैं ऑपरेशंस पे आ गया हूं, बस ये 3 ही कैटेगरीज हैं। मेरे को यूजर को कम्युनिकेट करना है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कहां से आया, कहां गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कहां से आया, कहां से गया, और ऑपरेशन वाली एक्टिविटी से कहां से आया, कहां से गया। क्या आप मेरे साथ हैं अभी तक? बोर्ड पे कोई भी चीज में हल्का सा भी डाउट है तो मेरे से पूछ ले, मैं बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में चल रहा हूं। सर बताइए सेल guys। ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट में क्यों? एक बात बताओ, जब परचेज कर रहे हो फिक्स्ड एसेट प्रॉपर्टी, वो इन्वेस्टिंग है, तो सेल उसी में तो जाएगा ना, इनफ्लो आउटफ्लो। तो जब आप एक प्रॉपर्टी तरीके से पैसे इकट्ठे करने का तरीका। सुनो, जब मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, क्या मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं? यस सर। और जब मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूं तो मैं डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट भी तो माइनस होगा, है तो इन्वेस्टिंग ही। आप बताओ ना, ये कहाँ आएगा? क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? क्या आपका धंधा है बिजनेस प्रॉपर्टी बेचने का? नहीं। बताओ, नो सर। 3 ही कैटेगरीज है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग। क्या प्रॉपर्टी बेचना फाइनेंसिंग का पार्ट है? नहीं। फाइनेंसिंग होता है पैसा इकट्ठा करना। यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट अपनी कोई पुरानी बेच रहा हूँ तो वो इन्वेस्टिंग वाले माइनस होगा, ठीक है? और ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, ये ऑपरेशन से अलग। इसमें फोकस। शुभ, और कोई डाउट तो नहीं है? ये क्लियर है? यस सर। अक्षर, कोई डाउट? आदित्य? नो सर। बहुत बढ़िया, चले आगे चलते हैं।
गाइस प्लीज ध्यान से, इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग अभी मैं थोड़ी देर में लगवाऊंगा। इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं ज्यादा दिमाग थोड़ी देर बाद लगवाऊंगा। 50 की सेल हुई इनफ्लो, 30 की परचेज हुई आउटफ्लो, कितना बच गया? 50 की सेल हुई इनफ्लो, 30 की परचेज हुई आउटफ्लो, कितना बच गया? 20. 20। 20 में सैलरी दे दी 10 की, 10 10 में 2 का डेप्रिसिएशन, सर 8. 8 नेट प्रॉफिट कितना आ गया? सर 8 8 यहाँ विजिबल है ये, थोड़ा सा नीचे करो इसको। Yes, sir. हाँ जी, नेट सर, प्रॉफिट देख- कितना आ गया? नेट प्रॉफिट कितना आया? सर 8 करो। 8 अब ज्यादा ही लग गया। हाँ नहीं तो ठीक जा। हाँ, नेट प्रॉफिट आ गया 8। गाइस अगर मैं आपसे पूछूं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बेसिक वाला, ऑपरेशन से नेट इनफ्लो आउटफ्लो कितना रहा? 10 आंसर बताओ। करोड़ inflow. आप बताओ। सर 12 करोड़ 20 आउटफ्लो। 12 करोड़। अच्छा, और कोई आंसर? सर 10 करोड़ inflow. 10 करोड़ इनफ्लो, और सर 8 करोड़ इनफ्लो 8 करोड़ इनफ्लो, और सर 20 सर 8 करोड़ सर इनफ्लो। 10 सर 10 8 10 20। ध्यान से सुनना, क्या मैं बोल सकता हूं 50 इनफ्लो? यस, सोचो गाइस, क्या मैं बोल सकता हूं 50 इनफ्लो? यस। Yes. 30 परचेज का आउटफ्लो कितना रह गया? 20. 20 20 में सैलरी चली गई 10 की, कितना रह गया? 10. 10। क्या डेप्रिसिएशन से कैश जाता है आपकी जेब से? नहीं सर No. ओ, डेप्रिसिएशन तो एक नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन तो एक नॉन कैश एक्सपेंस है। जब आपने फिक्स एसेट खरीदा होगा तो वो ऑलरेडी इन्वेस्टिंग में माइनस हो गया होगा, अब तो बस खर्चा रिकॉर्ड हो रहा है अक्रूवल बेसिस पे। जब आपने सर तो fixed पहले asset बताते ना। मैं क्यों पहले बताऊं? डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश ही होता है। डेप्रिसिएशन कब से कैश एक्सपेंस होने लग गया? पहले क्या 11वें में बताता, 11th का मत करो। कॉन्सेप्ट है। द्रोना एक बात सुनो, जब आपने फिक्स एसेट खरीदा, पैसे चले गए, अब आप उसको ओवर द इयर्स रिकॉर्ड कर रहे हो डेप्रिसिएशन के थ्रू, तो डेप्रिसिएशन में कोई पैसा थोड़ी जाता है जेब से। सोचो द्रोना, ध्यान से सुनना, 10 लाख की गाड़ी तो कोई भी खरीदी, अक्रूवल बेसिस नहीं लेंगे। सुनो 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 सुनो, अभी बहुत चीजें आएंगी, Okay. थोड़ा सा पेशेंस। द्रोना 10 लाख की गाड़ी खरीदी, ठीक है, 10 साल चलाएंगे, ये हर साल 1 लाख का डेप्रिसिएशन, कोई दिक्कत? 10 लाख की गाड़ी खरीदी, पैसा 10 लाख रुपए दे दिया, 10 लाख की गाड़ी खरीदी, पैसा 10 लाख रुपए दे दिया, अब हर साल 1 लाख से डेप्रिशिएट करूंगा, तो क्या डेप्रिसिएशन में कोई कैश का आउटफ्लो हो रहा है? अरे 10 लाख पहले ही आउटफ्लो हो चुका है, अब बस खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का 10 साल में। द्रोना समझ आया? 10 लाख रुपीस दिए कैश का आउटफ्लो और 10 लाख रुपीस की कार आ गई। 10 लाख रुपीस दिए कैश का आउटफ्लो और 10 लाख रुपीस की कार आ गई। अब मैं बोल रहा हूं इसको मैं 10 साल चलाऊंगा, तो 10 साल चलाऊंगा तो खर्चा 10 साल में रिकॉर्ड होना चाहिए डेप्रिसिएशन के थ्रू। हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख का डेप्रिसिएशन यानी खर्चा रिकॉर्ड होगा। पैसा तो पहले ही जा चुका है जब आपने एसेट खरीदा था, लेकिन अब खर्चा रिकॉर्ड हो रहा है डेप्रिसिएशन के थ्रू। क्या डेप्रिसिएशन से कैश का आउटफ्लो होता है? नहीं सर, नहीं होता। तो गाइस यहाँ पे 50 माइनस 30 20 20 माइनस 10 10 आएगा। नेट प्रॉफिट तो 8 है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ऑपरेशंस का इनफ्लो कितना है? 10 करोड़ का। 10 वो आपने कैसे, ध्यान से सुनिए, अब उन्होंने बोला गाइस, इसको बोला गया, ध्यान से सुनिए, इस मेथड को बोला गया गाइस 8 में आपने क्या किया? अब आपने ऑपरेशंस निकालने के लिए क्या किया? आपने 50 माइनस 30 माइनस 10 कर दिया, डेप्रिसिएशन नहीं लिया, तो नेट प्रॉफिट तो ये है, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कितने का है? 50 माइनस 30 माइनस 10 यानी 10 का रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 50 माइनस 30 माइनस 10। डेप्रिसिएशन नहीं माइनस किया क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है। बात समझ में आती है? 50 करोड़ सेल से आया, 30 करोड़ परचेज में चला गया, बचा 20 में 10 के खर्चे हुए सैलरी के नाम से, बचा 10। उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है। नेट प्रॉफिट 8 करोड़ आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑपरेशन से जो कैश का इनफ्लो है वो मेरा 10 करोड़ है। किसी को अभी तक कोई भी डाउट? ऑपरेशन का इनफ्लो आ गया। गाइस ध्यान से सुनना, इस मेथड को बोला गया, ये तरीका कि सेल्स परचेज खर्चे वगैरह ये सब इन तरीकों को बोला गया डायरेक्ट मेथड।
गाइस सेल्स में से परचेज माइनस करी, फिर आपने खर्चे माइनस करे, बहुत बेसिक। मैंने 11th के ज्यादा डेप्थ में नहीं गया, जबकि जो मेरे नोट्स बने हुए हैं वो डेप्थ में जा भी रहे। मैं आपको हल्का सा दिखा भी देता हूँ, कुछ बच्चों को शायद भूली बिसरी यादें आ जाए। हाँ जी, नोट्स देखेंगे, समझ में आ रहा है? सेल्स इतनी, परचेज इतनी, और खर्चे भी मैंने बहुत सारे डाले, लेकिन मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट ग्रैब कराना है। ये दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है, कुछ ऐसी, मतलब थोड़ा सा फिगर्स मैंने चेंज करी आपके लिए आसान बनाने के लिए। थोड़ा सा फिगर्स मैंने इधर उधर करी, खर्चे कम करे, थोड़ी सी जगह भी बचाने की, और आपके लिए आसान भी बना दिया। ऐश करो, आपका ही बेनिफिट है। जगह बचाने के चक्कर में मैंने कॉन्सेप्ट आसान बना दिया। आसान गाइस। तो सर क्या हम हर बार ऐसे करेंगे? पहले सेल देखेंगे, फिर परचेज देखेंगे, फिर हम खर्चे देखेंगे, फिर नेट प्रॉफिट देखेंगे, फिर नेट प्रॉफिट के अलावा हम देखेंगे कि भैया नॉन कैश एक्सपेंस तो कोई नहीं है, उसको हटा के कंसिडर करेंगे और देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 10 रहा है। क्या हर बार ऐसे करेंगे? मैंने कहा सुनो, ये है डायरेक्ट मेथड, सीधा स्ट्रेट सपाट तरीका। ये है डायरेक्ट मेथड, सीधा सपाट, बिल्कुल स्मार्ट तरीका। ध्यान से सुने, क्या ये एक लॉन्ग कट है? क्या इसका एक शॉर्टकट भी हो सकता है? चलिए मैं शॉर्टकट बना के दिखाता हूं आपको। गाइस पहले एक बात बता दूं, ये जो है तरीका, ये आपके कोर्स में नहीं है। ले सर 15 मिनट से टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या बीटी दे रहे हो? हाँ जी, ऐसा रिएक्शन कुछ बच्चों का। सर 15 मिनट हो गए, सेल से 50 आया, परचेज में 30 चला गया, फिर खर्चे का 10 चला गया, 40 मिनट माइनस मत करना। सुनो सही, सेल्स का 50 आ गया, परचेज का 30 चला गया, बचा 20, 20 में 10 की सैलरी चलेगी, बचा 10, उसमें 2 माइनस मत करना क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है, तो 8 मेरा रहेगा। नेट प्रॉफिट तो 8 ही है, लेकिन मेरा ऑपरेशंस का फ्लो इनफ्लो रहेगा 10 का। सर इतना हमने टाइम वेस्ट किया, डायरेक्ट मेथड है, आप बोलो कोर्स में नहीं है। मैंने कहा इसका एक शॉर्टकट तरीका है जो कोर्स में है, तो सर शॉर्टकट पढ़ाओ ना, ये क्यों पढ़ा रहे हो? मैंने कहा इसको समझना बहुत जरूरी है। ये आपकी किसी किताब ने एक्सप्लेन नहीं करा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन कितना जरूरी है मैं आपको भी बताने वाला हूँ। आपकी किसी भी किताब ने, टीएस ग्रेवाल ले लो, डीके गोयल ले लो, कोई भी किताब ले लो, किसी ने भी डायरेक्ट मेथड नहीं बताया, उन्होंने बोला आउट ऑफ सिलेबस। किसी ने भी डायरेक्ट मेथड नहीं बताया, उन्होंने बोला आउट ऑफ सिलेबस। लेकिन इसको समझना कितना जरूरी है अभी आपको समझ में आएगा। सर फिर शॉर्टकट क्या है? मैंने कहा शॉर्टकट बड़ा प्यारा लगेगा आपको। शॉर्टकट ने बोला, ध्यान से, शॉर्टकट ने बोला सीधा भाई साहब नेट प्रॉफिट उठाओ। गाइस नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट कितना है? 8 कह रहा है 8 में ऐसा करो, नॉन कैश एक्सपेंस ऐड बैक कर दो जो माइनस हो रखे थे 2 और आगे 10 है। सर ये तो बड़ा ही मस्त है, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगा, ये तो वाओ टाइप का है। हाँ जी, ये समझ में आ रहा है? ये सर आप रटना प्रमोट क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ रटना प्रमोट कर रहा हूँ? अभी तो रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अभी तो मैंने कुछ रटने वाला बताया भी नहीं रिया। रिया अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया। अरे जोक था, आप जोक ही नहीं समझे, छोड़ो। अच्छा ओके, मैं गोले गोले मार देता हूँ ताकि प्लस माइनस अलग से नजर आए आपको। सर ऑफेंड हो गए। मैं कहाँ ऑफेंड होता हूँ? हाँ जी, अभी तक सारी चीजें सॉर्टेड है। मैं पता है कोशिश यही कर रहा हूँ कि बोर्ड पे सारी चीज आपके सामने रख दूं। तो सर हमें सेल्स का 50 इनफ्लो, परचेज का 30 आउटफ्लो, फिर बचा हुआ 10, फिर सैलरी में बचा हुआ 20, फिर सैलरी में 10 माइनस करा, बच गया 10। ऐसे नहीं निकालना कि सेल्स का इनफ्लो, परचेज का आउटफ्लो, खर्चे का आउटफ्लो, नॉन कैश एक्सपेंसेस इग्नोर करो फिर इतना रहेगा, ऐसे नहीं निकालना। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, ये डायरेक्ट मेथड है, ये लॉन्ग कट है। ये डायरेक्ट मेथड है, ये लॉन्ग कट है। हम तो इनडायरेक्ट मेथड लगाएंगे, शॉर्टकट लगाएंगे। इस मेथड को क्या बोला गया? इनडायरेक्ट मेथड। क्या ये हमारे कोर्स में है? यस। तो सर हमें क्या करना है? सीधा नेट प्रॉफिट उठाना है। मैंने कहा हाँ, सीधा नेट प्रॉफिट उठाना 8। क्या इसके अंदर नॉन कैश एक्सपेंस माइनस हो रखा है? सीधा नेट प्रॉफिट उठाना 8। क्या इसके अंदर नॉन कैश एक्सपेंस माइनस हो रखा है? यस सर। तो इसको ऐड बैक कर दो, क्या मेरा 10 आंसर आ जाएगा? बोलो गाइस, सब मेरे साथ हैं? ध्यान से, 50 का सेल्स से इनफ्लो, 30 का परचेज से आउटफ्लो, बचा 20, 20 में 10 के खर्चे हुए, बचा 10, उसमें नॉन कैश एक्सपेंस माइनस नहीं करना, तो 10 इज द नेट इनफ्लो आउटफ्लो का पॉजिटिव आंसर ऑपरेशन से। दोबारा बोल रहा हूं, 50 का सेल्स से इनफ्लो, 30 का परचेज से आउटफ्लो, 50 का सेल्स से इनफ्लो, 30 का परचेज से आउटफ्लो, बचा 20, 20 में से 10 के खर्चे हो गए, बचा 10, 10 में नॉन कैश एक्सपेंस डेप्रिसिएशन का 2 माइनस मत करना,
वो माइनस करना है तो नेट निकल जाएगा। नेट तो 8 है, लेकिन इनफ्लो आउटफ्लो का नेट फिगर आएगा हमारा 10 का, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस नहीं माइनस करते उसका। ये हमारा लॉन्ग कट तरीका है, डायरेक्ट मेथड है। ये हमारा लॉन्ग कट तरीका है, डायरेक्ट मेथड है। हमने इसका एक शॉर्टकट निकाला कि सीधा सीधा क्वेश्चन हमें नेट प्रॉफिट दे देता है, नेट प्रॉफिट उठा लो। सीधा सीधा क्वेश्चन हमें नेट प्रॉफिट दे देता है, नेट प्रॉफिट उठा लो। ये नेट प्रॉफिट क्या नॉन कैश एक्सपेंस माइनस करने के बाद आया हो? यस सर। तो नॉन कैश एक्सपेंस डेप्रिसिएशन का, नॉन कैश एक्सपेंस डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऐड बैक कर दो, आपका आंसर 10 आ गया, खत्म हुई कहानी। गाइस, किसी को यहाँ पे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है? एक बच्चे को नजर आई थी, किसी को यहाँ कोई गड़बड़ नजर आ रही है? एक शब्द है जो आपने इग्नोर कर दिया, एक वर्ड आपने इग्नोर सर कर दिया। डेप्रिसिएशन पूरा नहीं लिखा, डीपी लिखा है। कुछ भी क्या द्रोना, कुछ भी क्लोजिंग बोल स्टॉक, रहे। नहीं, कहाँ चले गए? Operating. ओपनिंग स्टॉक, अकाउंटिंग कौन से बेसिस पे होती है? अक्रूवल, Accrual. क्या जरूरी है ये सारी कैश सेल है? Credit Credit sale. क्या जरूरी है सारी कैश सेल है? चलो सिचुएशन चेंज करते हैं, चलो सिचुएशन चेंज करते हैं। अभी के लिए मैंने पूरा कैश सेल माना, कैश सेल 50 करोड़ 50 प्लस, कैश परचेज 30 करोड़ 30 माइनस, कैश सेल 50 करोड़ 50 प्लस, कैश परचेज 30 करोड़ और 30 माइनस, तो 20 करोड़ बचा। फिर खर्चे भी कैश में हुए 10 के, तो बचा 10। नॉन कैश एक्सपेंस नहीं माइनस करा, तो इनफ्लो आउटफ्लो का नेट रिजल्ट आया 10। नेट प्रॉफिट तो 8 है, बिल्कुल ठीक है, उसमें नॉन कैश एक्सपेंस माइनस करने पड़ते हैं। नेट प्रॉफिट तो 8 है, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें नॉन कैश एक्सपेंस माइनस करने पड़ते हैं, लेकिन इनफ्लो आउटफ्लो का नेट रिजल्ट 10 करोड़ का है। ये लॉन्ग कट डायरेक्ट मेथड को छोड़ के हम इनडायरेक्ट यूज करेंगे, जहां पे क्वेश्चन नेट प्रॉफिट दे देता है। नेट प्रॉफिट पकड़ो, ये लो 8 करोड़। अब बस मेरे को क्या करना है, जो नॉन कैश एक्सपेंस माइनस हो रखे हैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, वो मेरे को ऐड बैक करने हैं, ताकि मेरे पास जेन्युइन फ्लो आए। लेकिन मैंने आपको ये बोला कि आप एक शब्द को भूल गए, विच इज अक्रूवल। क्या अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग होती है? यानी सेल्स के अंदर क्रेडिट सेल्स भी हो सकती हैं, परचेज के अंदर क्रेडिट परचेज भी हो सकती हैं, और सैलरी के अंदर सैलरी आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है। क्या आप सोच पाए? हाँ सर, अक्रूवल में तो बहुत सारा कुछ आता है, क्रेडिट सेल भी हो गई, क्रेडिट परचेज भी हो गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हो गई, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैंने कहा अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अब मैं कुछ नई चीजें एक्सपेरिमेंट करूंगा आपके साथ, आप मेरा साथ दोगे। मोनल बोले। सर जैसे आपने भी अक्रूवल वाला बताया, तो अगर हम शेयर्स लेंगे तो उसका भी हम रिस्क लेके चलेंगे कि शेयर्स बाय कहाँ गया चांस? बीच में? शेयर्स कहाँ से आ गए बीच में? हम धंधे की बात कर रहे हैं अभी, इन्वेस्टिंग में हाँ, कहाँ जा रहा है? मैं investing- तो ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ। ऑपरेशंस सर। में मैं केक बना रहा हूँ, उसमें शेयर्स कहाँ से आ गए बीच में? नहीं, जैसे डिवेंचर्स आपने वो मेरी बात सुनिए मोनल, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज थी, पैसा इकट्ठा करा, शेयर्स इशू करके, डिवेंचर्स इशू करके, बदले में डिविडेंड दिया, इंटरेस्ट दिया, कुछ रीपे करना था, रीपे किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी साइड हो गई। ये इन्वेस्टिंग थी, पैसा जो आया वो हमने इन्वेस्ट करा, कुछ इन्वेस्टमेंट खरीदी, कुछ पुरानी इन्वेस्टमेंट बेची, कुछ इन्वेस्टमेंट करी तो बदले में रेंट मिला, शेयर्स खरीदे तो डिविडेंड मिला, डिवेंचर्स खरीदे इंटरेस्ट मिला, ये इन्वेस्टिंग खत्म हो गया। अब मैं धंधे की बात कर रहा हूँ, ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ। रॉ मटेरियल खरीदेंगे, समझ गई। केक बनाएंगे, बेचेंगे। रॉ मटेरियल्स खरीदे 30 करोड़ के, केक बना के बेचे 50 करोड़ के, 20 करोड़ का प्रॉफिट आया, लेकिन सैलरी देनी पड़ गई 10 करोड़ की, तो 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन माइनस किया 2 करोड़, तो नेट प्रॉफिट 8 करोड़ आया। लेकिन ये 8 करोड़ कैश का फ्लो नहीं है ऑपरेशन से, क्योंकि इसमें नॉन कैश एक्सपेंस माइनस हो रखा है, वो मेरे को ऐड बैक करना पड़ेगा। वो मैंने एक शॉर्टकट तरीका रखा। मोनल, जो हम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, उसका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से अभी कोई लिंक नहीं है। आप शेयर्स डिबेंचर्स की क्यों बात कर रहे हो यहाँ पे? ओके सर, क्लियर है? यस सर। सब मेरे साथ हैं? रिया कोई भी डाउट छोटा सा? अनिकेत कोई भी डाउट? नो सर, दिया 100% क्लियर चल रहा है? No, sir. Yes, sir. चलो, अभी तक सब मेरे साथ हैं, तो मैं सिचुएशन थोड़ी सी बदलना चाहूंगा। अभी तक सब मेरे साथ हैं, मैं सिचुएशन थोड़ी सी बदलना चाहूंगा। लेट्स सपोज मैं बोलता हूं कि 50 करोड़ की सेल में कैश की 45 है, तो क्रेडिट की कितनी? बोलो गाइस, कोई दिक्कत किसी को? नो सर, मैंने बोला 50 करोड़ की सेल में ना 45 करोड़ तो कैश सेल है और 5 करोड़ की क्रेडिट सेल है। सर इससे तो आंसर बदल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल बदलेगा। ध्यान से सुनना, क्या इस वजह से नेट प्रॉफिट बदलेगा? नो,
नेट प्रॉफिट में ठुल्लू कोई चेंज नहीं है। सेल 50 करोड़ है, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट। परचेज 30 करोड़ है, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट। सैलरी 10 करोड़ है, चाहे पेड हो या आउटस्टैंडिंग। इससे मेरे नेट प्रॉफिट पे कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन फ्लो में कुछ चेंज आएगा। गाइस ध्यान से सुनना, क्या अब सेल्स का कितना इनफ्लो आया, कैश के टर्म्स में बात करो, कितना मेरे को सेल्स से आया? 45 45। परचेज में कितना चला गया? 30 और सैलरी में कितना चला गया? 10 10। तो गाइस मैं अगर इधर 45 कर दूं, 45 माइनस 30 माइनस 10, तो मेरे पास कितना आ गया आंसर? 5 5। कोई दिक्कत? नेट प्रॉफिट मेरा 8 करोड़ ही है। नेट प्रॉफिट मेरा 8 करोड़ ही है। देखें, 50 करोड़ की सेल है, 30 करोड़ की परचेज है, 10 करोड़ के खर्चे हैं कैश, 12 करोड़ के खर्चे, नेट प्रॉफिट 8 ही आएगा। यहाँ पे सब मेरे साथ है। 50 करोड़ की सेल है, 30 करोड़ की परचेज है, 20 का ग्रॉस प्रॉफिट आया, मैं ग्रॉस पे ज्यादा नहीं जा रहा, फिर 12 करोड़ के खर्चे हैं, तो नेट मेरा 8 ही आएगा। वहां पे मैं 8 लेके गया हूं, नॉन कैश एक्सपेंस मैंने ऐड कर रखा है, तो मेरा आंसर 10 है। गाइस आंसर क्या मेरा उधर 5 आना चाहिए। अब शॉर्टकट, ये लॉन्ग कट मेथड से आंसर 5 आ गया, क्या शॉर्टकट से 5 आना चाहिए? यस शॉर्टकट से 5 कैसे आएगा? आप क्या करोगे? वो भाई बोले, सर -5 कर दो। -5 कैसे कर दूं? उन्होंने एक शॉर्टकट दिया, और ये शॉर्टकट मैं आपका वेरीफाई करा रहा हूं लॉन्ग वाले मेथड से। ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला, ध्यान से सुनिए इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला कि यहां के बाद करंट एसेट इंक्रीज या करंट लायबिलिटी डिक्रीज, करंट एसेट डिक्रीज और करंट लायबिलिटी इंक्रीज। करंट लायबिलिटी के फ्लो में चलता है, ये आप माइनस कर देना, ये आप प्लस कर देना। ये इन्होंने एक शॉर्टकट बताया, ये शॉर्टकट मैं आपका वेरीफाई कराने वाला हूं, ध्यान से सुनेंगे। ये इन्होंने एक शॉर्टकट बताया, ये शॉर्टकट मैं आपका वेरीफाई करा रहा हूं। गाइस प्लीज ध्यान से सुनना। 45 इनफ्लो, 30 आउटफ्लो, 10 आउटफ्लो। ऑपरेशन से नेट इनफ्लो आउटफ्लो 5। किसी को कोई डाउट? 45 सेल का इनफ्लो, 30 परचेज का आउटफ्लो, बचा 15। 15 में 10 का आउटफ्लो, बचा 5। 5 आंसर आना चाहिए कैश फ्लो का। नेट प्रॉफिट मेरा वही रहेगा, तो नेट प्रॉफिट 8 ही है। उसमें नॉन कैश एक्सपेंस 2 का डेप्रिसिएशन बिल्कुल सही हो रखा है, 10 है आंसर। लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है, जो लॉन्ग कट वाली टेक्निक है, तो शॉर्टकट वाली टेक्निक से 5 कैसे आएगा? ध्यान से सुनना गाइस। गाइस एक बात बताओ, जब क्रेडिट सेल्स हुई, क्या डेटर इंक्रीज होंगे? पहले तो ये समझो, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी होते क्या? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स जो विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। करंट लायबिलिटीज आर वो दोज लायबिलिटीज जो विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स हमें पे करनी पड़ेंगी। करंट एसेट से 12 महीने के अंदर अंदर कैश अंदर, करंट लायबिलिटीज में 12 महीने के अंदर अंदर कैश बाहर। क्या बात समझ रहे हैं? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स जो 12 महीने के स्पैन में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज जो 12 महीने के अंदर कैश आउटफ्लो हो जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं, तो डेटर से पैसा आ जाएगा। गाइस ध्यान से सुनिए, जब मैंने उधार पे सामान बेचा, क्या मेरे डेटर्स बढ़ गए? जब मैंने उधार पे सामान बेचा, क्या मेरे डेटर्स बढ़ गए? मेरे डेटर्स बढ़ गए, तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरे करंट एसेट्स बढ़ गए? बोलो गाइस प्लीज। जब मैंने उधार पे सामान बेचा 5 करोड़, तो मेरे डेटर्स 5 करोड़ से बढ़ गए। जब मैंने उधार पे सामान बेचा 5 करोड़, तो मेरे डेटर्स 5 करोड़ से बढ़ गए। डेटर्स 5 करोड़ से बढ़ गए, मतलब करंट एसेट्स 5 करोड़ से बढ़ गए। इसने बोला है अगर करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या कर दूं मैं? बोलो, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या कर दूं? माइनस। माइनस। तो यार मैंने -5 कर दिया, क्या मेरा आंसर ठीक हो गया? यस। मैं शॉर्टकट वैलिडेट करके दे रहा हूं आपको कि ये शॉर्टकट बिल्कुल सही लगता है। देखो लॉन्ग कट में तो आपको दिख रहा है कि क्या चल रहा है, उस शॉर्टकट में दिखता नहीं है। मैं आपको बुक का दिया हुआ शॉर्टकट एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं आपको किताब का दिया हुआ शॉर्टकट एक्सप्लेन कर रहा हूं, और वो लॉन्ग कट से ही समझ में आएगा। एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं, ध्यान से सुनना, नेट प्रॉफिट उठाना, नॉन कैश एक्सपेंस ऐड कर देना, एक बार को आप थोड़ा बहुत समझ भी लोगे। नेट प्रॉफिट उठाना और नॉन कैश एक्सपेंस ऐड कर देना, एक बार को आप समझ भी लोगे। फिर मैं बोलूंगा कि करंट एसेट इंक्रीज या करंट लायबिलिटीज डिक्रीज, माइनस कर देना। करंट एसेट डिक्रीज और करंट लायबिलिटीज इंक्रीज, प्लस कर देना। तो क्या आप पूछोगे नहीं क्यों? बोलो गाइस,
एक बार को आप समझ जाओगे कि नेट प्रॉफिट में नॉन कैश एक्सपेंस ऐड हो रहे हैं क्योंकि वो पहले माइनस हुए होंगे और नॉन कैश है, कोई कैश का आउटफ्लो हुआ नहीं है इसलिए ऐड बैक कर दी। नेट प्रॉफिट निकालते वक्त नॉन कैश एक्सपेंस माइनस हुए होंगे, नेट प्रॉफिट निकालते वक्त नॉन कैश एक्सपेंस माइनस हुए होंगे, लेकिन कैश का कोई आउटफ्लो हुआ नहीं है एक्चुअली, तो हम ऐड बैक कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ये समझ में भी आता है। फिर मैं बोल रहा हूँ करंट एसेट इंक्रीज हो या करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो तो माइनस कर देना, करंट एसेट डिक्रीज हो और करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो तो प्लस कर देना। क्या पूछोगे नहीं सर क्यों? मैंने कहा क्यों, आपको लॉन्ग कट वाले तरीके में नजर आता है। गाइस यहाँ पे आप देखो, यहाँ मैंने चेंज किया 45 माइनस 30 15 माइनस 10 5 का आता है मेरा आंसर, वहां 10 आ रहा था। तो जब मैंने ये पता लगाया कि भैया क्रेडिट सेल हुई तो यानी डेटर इंक्रीज हो गए 5 करोड़ से, करंट एसेट इंक्रीज हो गए 5 करोड़ से, और करंट एसेट इंक्रीज वहां माइनस करना है। ये हम क्या कर रहे हैं गाइस, अक्रूवल का इंपैक्ट डिलीट करने का शॉर्टकट है। अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग चल रही है, उसका इंपैक्ट डिलीट करने का ये शॉर्टकट है। क्या बात समझ पाए? क्या भी सब मेरे साथ हैं? सर और समझाओ। मैंने कहा बिल्कुल और समझेंगे, ध्यान से सुनना गाइस। क्या परचेज में भी कुछ कैश और कुछ क्रेडिट हो सकती है? यस। चलो आप बताओ परचेज में कितनी कैश परचेज ले लें? 20 क्या? 27 किसने बोला? 20 27। कैश। क्रेडिट की कितनी हो गई? 3 3। सब मेरे साथ हैं? कोई भी दिक्कत अभी तक? धीरे धीरे चेंज हो रहा है, अभी तक कोई भी डाउट है तो पूछ लो। बुक ने डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड बताया और बता दिया अक्रूवल ऐसे रिमूव होता है, लेकिन मैं आपको लॉन्ग कट वाले में दिखा तो रहा हूं कि देखो एक्चुअल में ये आंसर आ रहा है, और उस वजह से ये जो शॉर्टकट डिराइव हमने जो ये चीज करी है उसका शॉर्टकट बना लिया कि अक्रूवल का इंपैक्ट अगर आपको डिलीट करना है, आपको कैश का इनफ्लो आउटफ्लो जानना है, तो आप ये हरकत कर लो, अक्रूवल अपने आप डिलीट हो जाएगा। अभी मैं आपको चीजें दूंगा, ध्यान से और चीजें। गाइस सेल्स से कितना इनफ्लो हुआ? सेल्स से कितना पैसा आया? 45। प्लीज मेरा साथ दें। सेल्स से कितना पैसा आया? बोलो 45। परचेज में कितना पैसा चला गया? 27। कितना बचा? 18 18 में 10 माइनस करो। 8 क्या आंसर यहाँ पे 8 होना चाहिए? 8 कैसे? 45 माइनस 27 माइनस 10। बोलो गाइस 8 होना चाहिए। यस सर क्या शॉर्टकट से भी 8 आना चाहिए आंसर? अब यस सर देखो शॉर्टकट पहले 5 आंसर था, 10 माइनस 5 5 आ रहा था। पहले 5 आंसर था, 10 माइनस 5 5 आ रहा था। अब 8 आंसर है लॉन्ग कट में, तो शॉर्टकट में भी आना चाहिए। देखें ध्यान से गाइस, जब क्रेडिट परचेज होगी क्या क्रेडिटर इंक्रीज होगी यानी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी? जब Yes. क्रेडिट परचेज होगी तो क्रेडिटर इंक्रीज होंगे यानी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी, और करंट लायबिलिटी इंक्रीज को इसने क्या बोला है? प्लस प्लस कितना कर दूं? 3 रुपए। आंसर कितना आ गया? 8 शॉर्टकट काम कर रहा है, शॉर्टकट काम कर रहा है। जो लॉन्ग कट में हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो शॉर्टकट से चल रहे हैं। और देखें, एक लास्ट और देखेंगे गाइस, मेरी बात सुने। डायरेक्ट मेथड आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन अक्रूवल को रिमूव करने का जो शॉर्टकट है वो समझ ही डायरेक्ट मेथड से आता है, उसके बिना समझा ही नहीं जा सकता था। अदरवाइज हमेशा आप रट रहे होते कि भैया प्लस माइनस होता है, ये रट लो, इसको ये रटना है। कहीं ना कहीं आपका रट्टेबाजों से सामना है। तो सिर्फ आज की क्लास में आपके सामने क्यों रखा जा रहा है कि ये हम करंट एसेट इंक्रीज और करंट लायबिलिटी डिक्रीज माइनस क्यों कर रहे हैं, करंट एसेट डिक्रीज और करंट लायबिलिटी इंक्रीज प्लस क्यों कर रहे हैं, ये सिर्फ आज की क्लास में क्यों बताया जा रहा है। इसके बाद क्या हम डायरेक्ट मेथड में जाके सोचेंगे कि हाँ ये होना चाहिए और मैच हो रहा है, या हम डायरेक्टली शॉर्टकट लगाएंगे? आप बताओ। 11th स्टैंडर्ड में चलो जर्नल एंट्रीज का लॉजिक दिया गया था, उसके बाद डायरेक्टली मॉडर्न अप्रोच शॉर्टकट यूज किया था, यस और नो? हमारा रट्टेबाजों से सामना है, हम इतना सोच नहीं सकते, हमें फटाफट या अक्रूवल रिमूव करने का शॉर्टकट लगाना है। तो शॉर्टकट मैं आपको प्रूव करके दे रहा हूं कि ये शॉर्टकट है, ये काम करता है। आपका जो कंक्लूजन लॉन्ग कट से आ रहा है वही शॉर्टकट से आ रहा है। ये हम अक्रूवल का इंपैक्ट रिमूव कर रहे हैं, जो इसमें अक्रूवल की चीजें हो रखी हैं, हम क्रेडिट की चीजें हटा रहे हैं, कैश पे फोकस कर रहे हैं। और करूं, एक लास्ट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखेंगे, सब मेरे साथ हैं? अभी तक किसी को कोई डाउट? नो सर ध्यान से सुनना गाइस, क्या सैलरी में कुछ सैलरी आउटस्टैंडिंग हो सकती है? यस हो सकती है। तो Yes, let's suppose sir. मैंने बोला सैलरी में ब्रैकेट में डाल रहा हूं
आउटस्टैंडिंग है, इसके अंदर इंक्लूडेड है, Yes, sir. सैलरी के अंदर आउटस्टैंडिंग इंक्लूडेड है, कितनी डाल दूं आप बताओ? 4. 2 करोड़ 2 करोड़, ठीक है। अब मेरे साथ चलें, सेल्स से कितना आया? 45. 45। परचेज में कितना गया? 27. कितना बच गया? 18. 18 में सैलरी कितनी पे हुई है? 8। 8 की 10 का खर्चा रिकॉर्ड हुआ है, 8 पे हुआ है, 2 आउटस्टैंडिंग है। 10 का खर्चा रिकॉर्ड हुआ है, 8 पे हुआ है, 2 आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी करंट ईयर की सैलरी होती है, करंट ईयर के पीएनएल में जाती है। तो गाइस मेरे पास कितना आना चाहिए आंसर? 10. 10 आना चाहिए। तो यहाँ पे 10 आ गया आंसर। देखिए 10 कैसे आया? 45 माइनस 27 माइनस 8। किसी को डाउट? No, sir. अभी मेरा वहां आंसर क्या है? 8. ऑटोमेटिकली 10 आएगा। देखना गाइस जब आउटस्टैंडिंग सैलरी है, क्या करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है? Yes, sir. करंट लायबिलिटी इंक्रीज को क्या करते हैं? +2. ऐड जादू। हाँ जी बोलो, समझ में आता है? तो सर मतलब Yes, क्या sir. करना है? सीधा नेट प्रॉफिट उठाना है? मैंने कहा हाँ। उसमें नॉन कैश एक्सपेंस करने? मैंने कहा हाँ। फिर आपने अक्रूवल का इंपैक्ट डिलीट करना है, क्योंकि जो अकाउंटिंग है, जो नेट प्रॉफिट है, वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से निकला हुआ है। आपको अक्रूवल का इंपैक्ट डिलीट करना है ताकि कैश का इंपैक्ट हमारे सामने आ जाए। क्या बात समझ पा रहे हैं? जो नेट प्रॉफिट आपने निकाला है वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से निकला है। नॉन कैश एक्सपेंस माइनस करने से कुछ नहीं होता, आपको अक्रूवल का इंपैक्ट भी डिलीट करना पड़ेगा। जो नेट प्रॉफिट आपने निकाला है वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से निकाला है। नॉन कैश एक्सपेंस रिमूव करने से कहानी खत्म नहीं होती, आपको अक्रूवल का इंपैक्ट भी हटाना पड़ेगा। तो मैंने लॉन्ग कट से आपको दिखाया कि देखिए अक्रूवल का इंपैक्ट रिमूव करने का शॉर्टकट ये उन्होंने बनाया जो काम कर रहा है। गाइस एग्रीड? कोई डाउट? No, तो sir. ऑपरेशन में क्या करना है? नेट प्रॉफिट उठाना है, नॉन कैश एक्सपेंस ऐड करने हैं, और फिर करंट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज। अगर मैं बोल सकता हूं करंट लायबिलिटी के सेम फ्लो में चलता है, करंट एसेट के ऑपोजिट फ्लो में चलता है। करंट लायबिलिटी इंक्रीज तो प्लस, करंट लायबिलिटी डिक्रीज तो माइनस, करंट एसेट इंक्रीज तो माइनस, करंट एसेट डिक्रीज तो प्लस। करंट लायबिलिटी के सेम फ्लो में और करंट एसेट के ऑपोजिट फ्लो में चलता है। सब मेरे साथ है? Yes. कोई भी डाउट? मैं एक स्टेटमेंट आपको दिखाता हूं। हाँ जी, ये नोट्स में आपको मिल जाएगी। ये एक स्टेटमेंट रीड करते हैं। विजिबल है? नहीं सर, थोड़ी अभी हो जाएगी. वैसे मेरे को दिखाना नहीं पड़ता ऐसे बस। सर आप पढ़ ही दो। हाँ सर, आप हाँ। रीड कर दो. मैं पढ़ रहा हूँ, तुम सुनते कहाँ? सुनो। One might argue कि sales also include credit sales. One might argue that sales also include credit sales, but increase in debtors due to such credit sales, यानी increase in current asset is deducted at later end. Therefore, impact of accrual is removed and impact of cash only is left. क्या बात समझ में आई? कोई आर्ग्यू कर सकता है कि भैया तुम्हारी सेल में क्रेडिट सेल भी तो हो सकती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो सकती है, अक्रूवल बेसिस पे सेल्स रिकॉर्ड हो रही है, अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग हो रही है, लेकिन लेटर एंड पे मैंने क्योंकि इंक्रीज इन करंट एसेट, तो यहाँ पे इंक्रीज इन डेटर रिमूव कर दिया है, इंक्रीज इन करंट एसेट मैंने माइनस कर दिया है, तो मेरा अक्रूवल का इंपैक्ट रिमूव हो गया, सिर्फ कैश का ही इंपैक्ट रह गया। देखो ना, मैंने 50 ली थी, लेकिन मेरे को 5 हटा के 45 लेना चाहिए था, तो 5 मैंने लेटर स्टेज पे रिमूव कर दिया। बोलो गाइस, सॉर्टेड है? ससुबाजी गिरा, ये फोन गिर गया। हाँ जी, एक क्वेश्चन देखें गाइस, इसको मैं मिटा रहा हूं, मैं क्वेश्चन की फोटो भेज रहा हूं। गाइस ये तो पहले साल की बात थी, एक एक फिगर थी। अब मैं 2 सालों की फिगर्स आपके सामने रखूंगा और फिर हम इसका कैश फ्लो देखेंगे ध्यान से। इसमें किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, 1 मिनट का ब्रेक समझो। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, इसमें किसी को भी डाउट तो प्लीज पूछ सकते हैं। तो सर हमें क्या करना है? बस इन तीनों एक्टिविटीज का प्लस माइनस बताना है। हाँ बस खत्म। हाँ जी बताएं अभी। सर जो आपने ये बताया शॉर्टकट, जैसे करंट एसेट्स और जब करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो माइनस करते हैं, तो इसके पीछे सर कुछ वो होगा जैसे मॉडर्न अप्रोच, ये और तो उसमें है। हम नहीं, ये तो है, बट मैंने याद आपको करना दिखाया। पड़ेगा। एक बात सुनो ना नतीश, ध्यान से सुनना। सर ये क्यों आज क्लियर के है। पहले एक बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, लेकिन आज के बाद मत पूछना, ये एक फैक्ट है। क्योंकि हमारा रट्टेबाजों से सामने है, क्यों के चक्कर में उतनी देर में क्वेश्चन कर लोगे जितनी देर में क्यों ढूंढोगे। ध्यान से सुनना। क्या सेल्स में जो 50 की सेल है उसके अंदर 5 की क्रेडिट सेल इंक्लूडेड है? Yes, बोलो। sir.
क्या मेरे को यहाँ पे 50 के इनफ्लो में 5 माइनस करना चाहिए? करना चाहिए। ये 5 में शॉर्टकट में बाद में माइनस करूँ। जो ओके आपने नेट निकाला उसमें माइनस नहीं हो रखा, तो मैं बाद में माइनस कर रहा हूँ। ओके बोलो क्लियर हुआ? यस अब और डिटेल में गए तो दिक्कत हो सकती है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बुक में कहीं एक्सप्लेन भी नहीं है, वो बोलते हैं ऐसे करना होता है, बात खत्म। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। डायरेक्ट मेथड कोर्स में आपके नहीं है, बुक में कहीं एक्सप्लेन भी नहीं है कि आप ये क्यों कर रहे हो। बस उसने बोला अक्रूवल का इंपैक्ट रिमूव कर रहे हो, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया कि कैसे रिमूव हो रहा है। हमने मल्टीपल सिनेरियोस करे, मैंने क्रेडिट सेल डाली, फिर मैंने क्रेडिट परचेज डाली, फिर मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी डाली। जो आंसर लॉन्ग कट से आ रहा था वही आंसर शॉर्टकट से आ रहा था। जब मैं इसको, ये जो फॉर्मूला इन्होंने डिराइव करा है, इन कंक्लूजन से ये फॉर्मूला डिराइव करा है, इस पूरी प्रोसेस से एक अंडरस्टैंडिंग से एक शॉर्टकट डिराइव करा है, वो आपका काम करता हुआ दिख रहा है आपको। मैंने प्रूफ कर दिया। इस प्रूफ के बाद दोबारा प्रूफ नहीं मांगने का, क्योंकि रट्टेबाजों से सामना है। आपको डायरेक्टली ये करना पड़ेगा बिना सोचे हुए कि पीछे क्या हो रहा होगा। डायरेक्ट मेथड कोर्स में नहीं है। नेट प्रॉफिट, ऐड नॉन कैश एक्सपेंस, उसके बाद अक्रूवल का इंपैक्ट रिमूव करने के लिए करंट एसेट डिक्रीज और करंट लायबिलिटी इंक्रीज, प्लस करंट एसेट इंक्रीज, करंट लायबिलिटी डिक्रीज, माइनस, दैट्स इट। इंपैक्ट हट गया अक्रूवल का, ऑपरेशंस का फ्लो आ गया। ठीक है नतीश, कोई डाउट? नो सर। गाइस किसी को है तो पूछ लो। सर बस इन तीन एक्टिविटीज है। मैंने कहा हाँ सर, चैप्टर तो आसान है। किसको आसान लग रहा है अभी तक? मुझे सर आप पढ़ाते इतना अच्छा हो। ओके, थैंक यू सो मच। नहीं, इसमें तो बहुत आसान करने की मैंने कोशिश करी है। लास्ट ईयर से कंपैरेटिव, लास्ट ईयर की वीडियो देखोगे उससे कंपैरेटिवली तो बहुत आसान कर दिया आप लोगों के लिए। थैंक लास्ट यू ईयर से सर। मत देखना। हाँ, किसी ने लास्ट ईयर की देखी होगी तो फील कर रहा होगा यार लास्ट ईयर से तो बहुत आसान कर दिया। ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, मैं आपके सामने, मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ क्वेश्चन की। मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ क्वेश्चन की। कहाँ गया फोन? फोन का है। हाँ, मैं एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ, इसको हम साथ में एनालाइज करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन मिल गया सबको? देखिए गाइस, मैं हेडिंग दूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी मैं रफ जा रहा हूँ, 90% यही रहेगा जो मैं बता रहा हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ जी, सब साथ है। पर्टिकुलर्स, रुपीज रुपीज, ठीक है। इनर कॉलम आउटर कॉलम, 2 कॉलम बनाया मैंने। सब मेरे साथ हैं? यस सर। लेकिन गाइस, हमने 3 एक्टिविटीज करी है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग। मैं उल्टे ऑर्डर में चलता हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनना। उसने बोला सबसे पहले आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या शॉर्ट फॉर्म समझ में आता है? क्वेश्चन मत देखो, अभी इस पे फोकस करो, मेरे साथ करना है वो। मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, जिस फॉर्मेट में उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो प्लीज फॉर्मेट पे फोकस। मैंने हेडिंग डाली कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट का इनर कॉलम, अमाउंट का आउटर कॉलम। मैंने हेडिंग डाली कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट का इनर कॉलम, अमाउंट का आउटर कॉलम। हमने करा फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग। पहले मैं ऑपरेटिंग लिख रहा हूं, उसके बाद में लिखूंगा क्या? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और लास्ट में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आप मेरे साथ हैं? CFOA, CFIA, CFFA। CFOA क्या हो गया? बोलो फटाफट। CFOA क्या हो गया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिजनेस ऑपरेशन से नेट में क्या इनफ्लो आउटफ्लो रहा। CFIA क्या हो गया? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और CFFA क्या हो गया? कैश फ्लो फ्रॉम flow from फाइनेंसिंग एक्टिविटी। financing ठीक है। activities. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से नेट में इनफ्लो आउटफ्लो कितना रहा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से नेट में इनफ्लो आउटफ्लो कितना रहा, और बिजनेस ऑपरेशनल एक्टिविटीज से नेट में इनफ्लो आउटफ्लो कितना रहा। आप, मैं जो बोल रहा हूं सिर्फ वो देखना। गाइस, इसने आपको 2 साल की फिगर दी है। लेट्स, अभी जो हम सारा डिस्कशन कर रहे थे, लेट्स सपोज वो पहले साल का था। हाइपोथेटिकल चीजें चल रही, जो हमारा सारा डिस्कशन चल रहा था, लेट्स सपोज वो पहले साल का, तो एक ही फिगर थी, पिछले साल की कुछ नहीं थी। अब पिछले साल की भी है, ध्यान से सुनेंगे गाइस। पहले ईयर लिखा है,
ईयर 2020, ईयर 2021, पिछला साल और करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, सब मेरे साथ हैं, ध्यान से सुनेंगे। क्या पिछले साल के एंड में शेयर कैपिटल 5 लाख थी और इस साल के एंड में शेयर कैपिटल 7 लाख है? पिछले साल के एंड में शेयर कैपिटल 5 लाख की थी और इस साल के एंड में शेयर कैपिटल 7 लाख है, यस और नो? यस सर। लास्ट ईयर एंड में शेयर कैपिटल 5 लाख थी, इस ईयर एंड में शेयर कैपिटल 7 लाख है। क्या इसका मतलब ये है कि 2 लाख के शेयर्स और इशू हैं, 2 लाख की कैपिटल इनफ्लो हुई है? Yes. मेरी कैपिटल 5 लाख की थी, अब वो 7 लाख की है, यानी 2 लाख की कैपिटल और आई है, इनफ्लो। मेरी कैपिटल 5 लाख की थी, अब कैपिटल 7 लाख की है, यानी 2 लाख की कैपिटल और आई है, इनफ्लो। कहां डालूं? ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में? Finance. फाइनेंसिंग में। यानी सर इश्यू ऑफ शेयर्स हुए हैं? मैंने कहा बिल्कुल, इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख रुपीस प्लस, कोई डाउट? इश्यू ऑफ शेयर्स से 2 लाख रुपीस, अंदर 2 लाख रुपीस प्लस, उसके बाद डिबेंचर लिखे नीचे। गाइस डिबेंचर 2 लाख के थे, उधार 2 लाख का था, अब 1 लाख हो गया। हमारा 2 लाख का उधार था, अब 1 लाख कैसे हो गया? 1 lakh pay. सर आउटफ्लो। 1 लाख हमने रिडीम कर दिए, डिबेंचर्स रीपे कर दिए, हमने उधार चुका दिया। गाइस जब हम रीपे कर देंगे, रिडीम कर देंगे अपने डिबेंचर्स, क्या पैसा चला जाएगा 1 लाख रुपए? 1 लाख Yes, रुपए चला गया। हमने शेयर्स इशू करे, 2 लाख की कैपिटल आ गई, हमने डिबेंचर्स को रीपे कर दिया, 1 लाख का उधार कम हो गया। ये हमारा क्वेश्चन था। पहले दोनों पॉइंट्स हो गए, कोई डाउट? गाइस पहले दोनों पॉइंट्स में किसी को कोई भी डाउट फटाफट बताएंगे? नो सर। अब ऐसे साइड पे चलते हैं थोड़ा सा। गाइस क्या आपको मशीनरी नजर आ रही है? Yes, sir. हाँ जी, मशीनरी नजर आ रही है। गाइस मशीनरी पिछले साल में कितने की थी? 2 lakh. अब कितने की हो गई? 3 lakh. सर 1.5। अरे मशीनरी बढ़ गई, आपने क्या किया होगा? बोलो। 1 lakh की और purchase. सर हमने 1 लाख की मशीनरी Investment. खरीदी होगी, हमने 1 लाख की मशीनरी Investment. खरीदी होगी। परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी खरीदी तो पैसा आएगा या जाएगा? सर जाएगा। जाएगा। तो मैंने 1 आएगा। लाख माइनस कर दिया। आएगा कैसे? जब मशीनरी खरीदो और ले मशीनरी भी ला, पैसा भी दो, जान ले लो अगले दिन। वसूली भाई। वसूली भाई, मशीनरी भी ले लिए, पैसा भी निकाल। अरे भैया मशीनरी खरीदी तो पैसा जाएगा। गाइस अब तक सब मेरे साथ हैं? कैपिटल 5 लाख की थी, 7 लाख की हो गई, यानी 2 लाख की कैपिटल और इनफ्लो आई। डिबेंचर 2 लाख के थे, 1 लाख के हो गए, यानी 1 लाख का लोन रीपे कर दिया, आउटफ्लो हुआ। फिर मशीनरी 2 लाख की थी, 3 लाख की हो गई, तो 1 लाख की मशीनरी और खरीदी तो पैसे का आउटफ्लो हुआ। सब मेरे साथ हैं? 5 लाख की कैपिटल 7 लाख की हो गई, यानी कैपिटल का पैसा और आया, इनफ्लो। 2 लाख के डिबेंचर 1 लाख के हो गए, यानी लोन रीपे हो गया, तो 1 लाख का आउटफ्लो। 2 लाख की मशीनरी 3 लाख की हो गई, यानी 1 लाख की और मशीनरी खरीदी गई, यानी आउटफ्लो। अब सब मेरे साथ हैं? ध्यान से सुनना, ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, साथ देना मेरा। गाइस लायबिलिटी साइड में देखो, क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नजर आ रहा है? पिछले साल कितने का था? 1 लाख। 1 लाख। इस साल कितने 1 का लाख का। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट? 1.5 lakh. 1.5। क्या मैं बोल सकता हूँ 1.5 इस लाख। साल में प्रॉफिट कमाई हुई होगी 50,000 की? इस साल में कमाई हुई होगी 50,000 की। पिछले साल का प्रॉफिट 1 लाख था अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इस साल का प्रॉफिट 1.5 लाख है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो ड्यूरिंग द ईयर 50,000 आपने कमाया होगा। तो गाइस मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया कितने का? 50,000 का। 50,000. गाइस नॉन कैश एक्सपेंस को इसने बताया नहीं है, अगर बताया होता तो मैं ऐड कर देता। नॉन कैश एक्सपेंस इसने कुछ बताया नहीं है, अगर बताया होता तो मैं ऐड बैक कर देता। क्या इसके बाद नेट प्रॉफिट में से अक्रूवल का इंपैक्ट डिलीट करना है, क्योंकि नेट प्रॉफिट अक्रूवल अकाउंटिंग के बेसिस पे कैलकुलेट हुआ और मेरे को कैश का फ्लो जानना है, यस और नो? तो मेरे को क्या करना है? मेरे को शॉर्टकट बताओ। करंट एसेट का इंक्रीज और करंट लायबिलिटी का डिक्रीज क्या करते हैं? Minus. माइनस माइनस। और करंट Minus. एसेट का डिक्रीज और करंट लायबिलिटी इंक्रीज क्या करते हैं? Plus. Plus. प्लस। चलो इसको देखते हैं। गाइस क्रेडिटर हमारे 2 लाख के थे, अब वो सिर्फ 50,000 के रह गए। क्या 1.5 लाख के क्रेडिटर्स कम हो गए? Yes. गाइस क्रेडिटर्स Decrease. हमारे यानी करंट लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है। क्रेडिटर्स यानी करंट लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है। क्या 1.5 लाख से क्रेडिटर कम हो गए? क्या करूं 1.5 लाख का? Minus. माइनस कर दो Minus. 1.5 लाख। गाइस मैं आपको लॉजिकली भी दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। क्या पिछले साल की उधारी आपकी 2 लाख की थी? Yes. बोलो, पिछले साल की उधारियां 2 लाख की थी, इस साल की उधारी कितने की है एंड में? 50.
तो क्या 1.5 लाख की उधारी चुका दी 50,000 होगी, कैश का आउटफ्लो होगा। पिछले साल Yes, की sir. उधारी 2 लाख की थी, इस साल की उधारी सिर्फ 50,000 की है, यानी 1.5 लाख की उधारी आपने चुका दी होगी, कैश का आउटफ्लो होगा। देखिए माइनस हो रहा है। सर ये आउटफ्लो पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा? नहीं तो अब पीएनएल में कैसे रिकॉर्ड होगा आप बताओ। सर क्रेडिटर्स पे करें एंट्री कैश। करो, हाँ बोलो, एंट्री बोलो। पीएनएल में कैसे रिकॉर्ड हुआ, इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है वहां पे। अच्छा सर, क्रेडिटर्स अच्छा। टू क्रेडिटर्स वाली एंट्री तो पहले ही कर दी थी ना। प्लीज ध्यान से, हाँ बिल्कुल, आप लॉजिकली देखें, ये शॉर्टकट आपको ज्यादा एनालाइज नहीं करना, ये हमेशा काम करता है। ये शॉर्टकट ओवर एनालाइज नहीं करना। मैंने अभी आपको क्यों बताया, ये क्यों, मैंने आपको क्यों प्रूव किया है मल्टीपल सिचुएशन से, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मैंने बहुत सारे क्यों बताया आपको। ये शॉर्टकट काम करता है, ज्यादा डिटेल में नहीं सोचना, आपको सिर्फ शॉर्टकट लगाना है। ध्यान से सुने, बिल्स पेबल 2 लाख के 3 लाख हो गए, बिल्स पेबल 2 लाख के 3 लाख हो गए। करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, 12 महीने में पैसा देना है। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है, 12 महीने में पैसा देना है। क्या करेंगे, बढ़ गए, क्या करें, सर ऐड कर दें। Add एक one. लाख बढ़ा दो। चलो लॉजिक सोचे एक सेकंड के लिए, सोचना है नहीं, क्यों सोचते हैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं सोचूंगा, इस क्लास के बाद नहीं सोचेंगे। ध्यान से सुनना, मैंने उधार पे सामान खरीदा होगा, मैंने उधार पे सामान खरीदा होगा और बदले में बिल्स पेबल की एंट्री हुई होगी, तो एंट्री क्या हो गई होगी, परचेज टू क्रेडिटर की जगह परचेज टू बिल्स पेबल बोलो, परचेज टू क्रेडिटर की जगह परचेज टू बिल्स पेबल बोलो। गाइस एक बात बताओ, क्या आपने अभी आपने देखा था कि परचेज के अंदर अगर क्रेडिट परचेज होती है, परचेज के अंदर अगर क्रेडिट परचेज होती है तो माइनस करते वक्त वो भी माइनस हो जाती है। याद आ रही बातें नहीं, ये तो हमने प्लस करना ना, ब्रैकेट में लिखा है, मैं वही देख रहा हूं, ब्रैकेट में लिखा है। बोलो गाइस, क्या हमने अभी बड़े वाले डायरेक्ट मेथड के अंदर, ये तो हम इनडायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं, क्या डायरेक्ट मेथड में हमने देखा था कि परचेज के अंदर क्रेडिट परचेज भी होती है, उसके वजह से हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है, और वो इंक्रीज हमने प्लस करना होता है शॉर्टकट वाले मेथड में। लॉजिकली देखो ना, माइनस करते वक्त तो हमें परचेज वो माइनस करनी है जिसमें कैश का आउटफ्लो हुआ है, क्रेडिट परचेज नहीं करनी। लेकिन आपने नेट प्रॉफिट निकालते वक्त तो क्रेडिट परचेज भी माइनस कर दी होगी, तो वो आप रिवर्स कर रहे हो, एड बैक कर रहे हो। गाइस क्यों समझ में आता है कि ये हमेशा काम कर रहा है, बोलो हाँ ना, कुछ तो बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. शॉर्टकट क्लियर है। देखो डिटेल में जाओगे फंस जाओगे, मैं और दिखा रहा हूं। गाइस स्टॉक क्या करंट एसेट है, स्टॉक देखो, स्टॉक क्या करंट एसेट है, Yes, sir. Yes, sir. स्टॉक करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, Decrease 1 lakh. डिक्रीज हो रहा है, तो मैं क्या करूं, स्टॉक माइनस हो रहा है 1 लाख से, ऐड करेंगे। Add. सोचो ना, Add. 2 लाख का स्टॉक, 2 लाख का स्टॉक है, 1 लाख का बचा है, क्या 1 लाख का स्टॉक बिक गया होगा, इनफ्लो, पैसा क्या? आ रहा है, पैसा आ रहा है। अगला देखो, डेटर 3 लाख के थे 3.5 लाख के हो गए, डेटर्स 3 लाख के थे 3.5 लाख के हो गए, डेटर्स क्या करें, क्या करें, पार्टिसिपेट, ऐड Add. Sir, minus करंट 50,000. एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, Oh, ध्यान से सुनो, minus. सुनो भाई ध्यान से, सेल्स में क्रेडिट सेल्स भी बढ़ गई होंगी, वही मैं बोल रहा हूं, आपको बार बार ये सोचना नहीं है, आप ये शॉर्टकट लगाएं। गाइस थॉट प्रोसेस जब मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा था, लॉन्ग कट मेथड बता रहा था, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया, अब वो डिटेल में डाइव नहीं करना, अब आपको शॉर्टकट लगाना है। सोचो, हमारे क्रेडिट डेटर्स थे 3 लाख के, अब 3.5 लाख के हो गए, करंट एसेट इंक्रीज हो गए 50,000 से, करंट एसेट इंक्रीज को क्या करते हो आप, ऑपोजिट चलता है करंट एसेट, प्लस माइनस। करंट लायबिलिटी इंक्रीज प्लस करंट लायबिलिटी डिक्रीज माइनस, सेम फ्लो में चलता है, लेकिन करंट एसेट से ऑपोजिट चलता है, करंट एसेट इंक्रीज माइनस, करंट एसेट डिक्रीज प्लस। आखिरी में देखें, बीआर है, बीआर मेरा करंट एसेट है, हाँ जी, क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। सोचो ना, बीआर के केस में पैसा आ गया होगा, आपके बीआर थे 2 लाख के, अब 1.5 लाख के रह गए, यानी 50,000 के बीआर के केस में पैसा आ गया होगा, इनफ्लो। ऐड गाइस ध्यान से देखना, 50 1 1 1 50 कितना है इनफ्लो में, टोटल इनफ्लो में 3 है, 1 लाख। 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 और 3 प्लस है, 3 का प्लस है, यस और नो, अरे प्लस वाले में Yes. Yes, हाँ sir. जी सर। सर 2 का माइनस।
और 2 का माइनस है, 3 का प्लस Yes. 2 का माइनस, नेट कितना आया? तो 1 1 lakh inflow. 1 लाख पॉजिटिव में, इसका 1 लाख नेगेटिव में, इसका क्या आया? 1 lakh positive. 1 लाख पॉजिटिव में, ये तो कट गया, 1 लाख बचा आंसर। क्या 1 लाख का आपका आंसर है? 1 लाख आपका आंसर आ रहा है नेट तीनों एक्टिविटीज का। इन्वेस्टिंग, ध्यान से, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों का सारा प्लस माइनस करके 1 लाख पॉजिटिव आंसर आ रहा है। यस और नो? हाँ इधर जी आया सर। +1, इधर -1, ये कैंसिल आउट हो गए और इधर इसका 1 रह गया। तो 1 लाख मैं बोल रहा हूं कि आपका नेट रिजल्ट है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का। गाइस ध्यान से देखना, पिछले साल में कैश कितना था आपके पास? देखिए कैश लिखा हुआ बैलेंस शीट में, पिछले साल कैश कितना था? 3 lakh. 3 लाख। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से, इन तीनों एक्टिविटीज से कैश फ्लो इनफ्लो आउटफ्लो करते हुए नेट कितना है आपके पास? 1 lakh. आंसर क्या है आपका? आंसर कैश का एंड में कितना बैलेंस आया? 1 लाख। ये 4 lakh का है ध्यान ना. से देखो, आप यहाँ पे ओपनिंग कैश प्लस करोगे 3 लाख, तो आपका क्लोजिंग वेरीफाई हो जाएगा 4 लाख। आपका आंसर टैली हो गया। क्या बात समझ में आती है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो, नेट में आया 1 लाख। ओपनिंग में 3 लाख था, क्लोजिंग में 4 लाख है, हेंस वेरीफाइड। क्या बात समझ में आती है? जो नेट इंपैक्ट आया है उसमें ओपनिंग ऐड करो तो क्लोजिंग मैच हो जाएगा। जो नेट इंपैक्ट आया है उसमें ओपनिंग ऐड करो तो क्लोजिंग मैच हो जाएगा। क्या बात समझ पाए? दोनों तालियां बजा रहे हैं। हाँ जी, अच्छा लगा? कैसा है चैप्टर अभी तक? कैसा लगा? बढ़िया। Easy है Easy. sir. बहुत हाँ बढ़िया, जी। प्लीज ध्यान से सुनेंगे। अब गाइस एक बात सुनो, एक छोटा सा देख रहे हैं 5 मिनट और फिर मैं इसको रैप अप कर रहा हूँ। अभी तक सर? सबका सॉर्टेड है? हाँ जी शुभ, प्लीज पूछें। यस सर। सर ये ओपनिंग कैश क्या? ध्यान से सुनना शुभ, ऑपरेटिंग से पैसा आया गया, नेट में इतना आया, ठीक है? नेट में इतना आया 1 लाख। शुभ मेरे साथ है? यस सर। ऑपरेटिंग में पैसा आया गया, आया गया, आया गया, नेट में 1 लाख आया, कोई दिक्कत नहीं, यस सर। ठीक है? 50 आया, 1.5 गया, फिर 1 आया, फिर 1 आया, फिर 50 चला गया, फिर 50 आ गया, तो नेट में 1 लाख आया, कोई डाउट नहीं। दोबारा बोल रहा हूँ, आगे समझे सर। 50 आया, 1.5 चला गया, फिर 1 आया, फिर 1 आया, फिर 50 चला गया, फिर 50 आ गया, तो नेट में 1 लाख आया। फिर आपने देखा इन्वेस्टिंग में 1 लाख चला गया, ऑपरेटिंग का नेट है 1 लाख इनफ्लो, इन्वेस्टिंग का नेट है 1 लाख आउटफ्लो, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। फाइनेंसिंग में देखा तो 2 लाख आया, 1 लाख गया, 1 लाख बच गया। तो नेट तीनों एक्टिविटीज की बात करूं, ऑपरेटिंग का 1 लाख इनफ्लो, इन्वेस्टिंग का 1 लाख आउटफ्लो और फाइनेंसिंग का 1 लाख इनफ्लो, तो तीनों का नेट इंपैक्ट आता है कि पूरे साल में 1 लाख आया है। यस और नो? यस सर। ऑपरेटिंग से 1 लाख आया, इन्वेस्टिंग में 1 लाख गया और फाइनेंसिंग में 1 लाख आया, तीनों का नेट इंपैक्ट देखो तो पूरे साल में 1 लाख आया। ओपनिंग में आपका 3 लाख था, आपने ऐड किया तो क्लोजिंग 4 लाख आ गया, जो आपका बैलेंस शीट में वेरीफाई होगा कि हाँ मेरा 4 लाख बैलेंस है। ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप यूजर को कम्युनिकेट कर रहे हो कि ऑपरेशन से रिलेटेड इनफ्लो आउटफ्लो क्या रहे, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनफ्लो आउटफ्लो क्या रहे और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड इनफ्लो आउटफ्लो क्या रहे, ताकि यूजर अपने एंड पे इसको एनालाइज कर सके और डिसीजंस ले पाए कि हाँ मेरे को इस कंपनी से कैसे डील करना है। डिफरेंट टाइप के यूजर्स होते हैं जो बहुत डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं, तो सबका यूजेज अलग होगा। कोई ऑपरेटिंग पे फोकस कर रहा है, कोई इन्वेस्टिंग पे फोकस कर रहा है, कोई फाइनेंसिंग पे फोकस कर रहा है। हम तो भैया कंप्लीट स्टेटमेंट बना के यूजर को पकड़ा रहे हैं, जो तुम्हारा यूजेज है कर लो, हमारा कैश यहाँ से आ रहा है, कैश यहाँ जा रहा है, आपको जो एनालाइज करना है, जैसे एनालाइज करना है कर लो। तो बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके अंदर आप कैश के इनफ्लो आउटफ्लो की स्टेटमेंट यूजर को कम्युनिकेट कर रहे हो कि ऑपरेशन से आया गया, इन्वेस्टमेंट से आया गया, फाइनेंसिंग से आया गया, आपको जो एनालाइज करना है अपने एंड पे वो आप कर सकते हो। गाइस एक छोटी सी बात और क्लास में रैप अप करूंगा, ध्यान से सुनेंगे। अभी तक सारा सॉर्टेड है, चैप्टर कैसा लगा सच बताओ, कैसा लगा? एक मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी के लिए इजी लगा गाइस? ये कहीं ना कहीं अगर देखना, अगर वेटेज की बात करो, पार्टनरशिप की वेटेज अगर यहाँ है, शेयर्स की वेटेज अगर यहाँ है, तो ये बीच में आता है, यानी इसकी इंपॉर्टेंस पार्टनरशिप से तो थोड़ा नीचे साइड पे और शेयर से थोड़ा अपर साइड पे, तो ये इश्यू ऑफ शेयर से इंपॉर्टेंट है और उससे थोड़ा टेक्निकल भी।
ये इश्यू ऑफ शेयर से इंपॉर्टेंट है और उससे थोड़ा सा टेक्निकल भी। आप मेरा साथ देंगे, मेरे साथ चलेंगे तो ऐसे ही क्लासेस धीरे धीरे हम पूरा पहाड़ फतेह कर लेंगे, अपना झंडा गाड़ देंगे। लेकिन अगर आपने बीच में फ्लो तोड़ा इस चैप्टर के तो भैया सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये चैप्टर हाथ से चला जाएगा। मैं आपको थोड़ी सी चीज और बताना चाहूंगा रैप करने से पहले, प्लीज ध्यान से सुनेंगे गाइस। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये होता है लायबिलिटी साइड एसेट साइड, कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये होता है लायबिलिटी साइड एसेट साइड, कोई दिक्कत नहीं। लायबिलिटीज को मैं सरदर्द बोलता हूँ गाइस, सरदर्द को उठा के सर पे रख लूं तो बैलेंस शीट का एक नया फॉर्मेट आपके सामने आता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखेंगे। बैलेंस शीट के टी शेप फॉर्मेट को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है कहीं ना कहीं हमारे थर्ड बुक के फर्स्ट चैप्टर इनिशियल चैप्टर्स को भी करने में हेल्प करेगा। गाइस देखें, मैंने कुछ नहीं किया, गाइस ध्यान से सुनना, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं हमने क्या किया। सामने देखें, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, ये बैलेंस शीट की एसेट साइड, कोई दिक्कत? ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, ये बैलेंस शीट की एसेट साइड। मैंने कहा लायबिलिटीज को उठा के यहाँ पे रख दो, तो कुछ नहीं है। अब हमने ये करा कि लायबिलिटीज को उठा के यहाँ रख लिया तो ये हमारी लायबिलिटीज हो गई, ये हमारी एसेट हो गई और इधर से ये खत्म हो गया। बताएं गाइस, कोई भी दिक्कत? बैलेंस शीट में लायबिलिटी इस तरफ, एसेट इस तरफ, मैंने लायबिलिटीज को सरदर्द को उठा के सर पे रख लिया तो आपकी नई प्रेजेंटेशन आ गई लायबिलिटीज की और एसेट्स की। और कंपैरेटिव फिगर्स दी हुई है ताकि आप कैश का फ्लो पकड़ पाओ, कंपैरेटिव फिगर्स दी हुई है ताकि आप कैश का फ्लो पकड़ पाओ। इस लास्ट क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और फिर रैप अप करेंगे। सब मेरे साथ है? इस लास्ट क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और फिर रैप अप करते हैं। सब मेरे साथ है गाइस? बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको समझ में आया? कुछ नहीं है, लायबिलिटी साइड को उठा के सर पे रख लिया, कुछ नहीं है, लायबिलिटी साइड को उठा के सर पे रख लिया। प्लीज ध्यान से इस फॉर्मेट को देखें। हाँ जी, ज्यादा फॉर्मेट पे अभी डिस्कशन नहीं, फ्लो पकड़ेंगे। गाइस ध्यान से सुनो, हाँ जी, लायबिलिटी साइड से कहानी शुरू हो रही है और एसेट साइड की तरफ हम नीचे तरफ जाएंगे। लायबिलिटी साइड से कहानी शुरू होती है और एसेट साइड पे हम नीचे की तरफ जाएंगे। गाइस शेयर कैपिटल 2 लाख की थी, अब 2.5 लाख की हो गई, यानी इसका मतलब बताओ, शेयर कैपिटल 2 लाख की थी अब 2.5 लाख की हो गई। दिख रहा है? शेयर कैपिटल 2 लाख की एडिशनल कैपिटल इशू हुई है, 50,000 की शेयर्स इशू हुए हैं, 50,000 की एडिशनल कैपिटल आई है, तो आप क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में 50 प्लस कर दोगे? Yes, sir. कैपिटल आपकी 2 Yes, लाख की sir. थी अब 2.5 लाख की है, कैपिटल आपकी 2 लाख की थी अब 2.5 लाख की है, यानी 50,000 की कैपिटल और इनफ्लो आई है। तो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इश्यू ऑफ शेयर्स के नाम से 50,000 इनफ्लो बुक कर लोगे। लास्ट टाइम बोल रहा हूं, 2 लाख की कैपिटल थी अब 2.5 लाख की है, यानी 50,000 की कैपिटल का इनफ्लो है। 2 लाख की कैपिटल थी अब 2.5 लाख की है, यानी 50,000 की कैपिटल का इनफ्लो है। तो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाके इश्यू ऑफ शेयर्स के नाम से 50,000 की कैपिटल प्लस कर लेंगे, इनफ्लो। उसके बाद गाइस रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या हमारे प्रॉफिट एंड लॉसेस को जनरेट, प्रॉफिट एंड लॉसेस को दर्शाता है? यस और नो? रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट लॉसेस। गाइस क्या 50,000 का प्रॉफिट 80 का हो गया? 50 का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 80 का हो गया, यानी ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया होगा आपने? 30,000। गाइस क्या नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मैं 30 डाल दूंगा? Yes, sir. नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 30 डाल दूंगा। गाइस क्या नेट प्रॉफिट अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से कैलकुलेट किया होगा? यस। क्या अक्रूवल का इंपैक्ट हटाने के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है जो मैंने लॉन्ग कट अप्रोच से भी चेक करा है कि काम करता है। मेरे पास अक्रूवल का इंपैक्ट हटाने के लिए एक शॉर्टकट है जो मैंने डायरेक्ट मेथड में भी चेक करा है कि हाँ ये शॉर्टकट काम करता है। बोले गाइस, डायरेक्ट मेथड में हमने इसको डिटेल में चेक किया कि हाँ ये शॉर्टकट काम करेगा। डायरेक्ट मेथड में हमने इसको डिटेल में चेक किया कि हाँ ये शॉर्टकट काम करेगा। हम इनडायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड से करते हैं। तो गाइस 30,000 का नेट प्रॉफिट आया। गाइस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 80 का उधार था, एक 10 का हो गया। क्या आपने उधार और ले लिया? यस सर। तो फाइनेंसिंग में क्या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के नाम से 30,000 और उधार का प्लस हो जाएगा? उधार आ गया, कैश आ गया। यस। उसके बाद करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग है। गाइस करंट लायबिलिटी 20 की 50 हो गई। क्या करें इसको? Sir, ऐड कर इसे भी ऐड ऐड कर देंगे सर, हम इंपैक्ट हटाएंगे इसका, करंट लायबिलिटी इंक्रीज का इंपैक्ट हटाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी 5 से 15 हो गए, इंक्रीज हो गए। क्या करेंगे? ऐड ऐड करेंगे, हम अक्रूवल का इंपैक्ट हटा रहे हैं। फिर फिक्स्ड एसेट हमारे 2 के 3 हो गए, माइनस माइनस हमने फिक्स्ड एसेट खरीदे। इन्वेस्टमेंट हमारी 1 की 1 20 हो गई, माइनस पैसा जा रहा है। इन्वेंट्री हमारी 50 की 70 हो गई।
माइनस माइनस करंट एसेट में, यहाँ पे ऑपरेटिंग में माइनस। और गाइस इसके बाद जो भी नेट आएगा उसमें आप 5 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? उसमें ओपनिंग कैश 5 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? क्लोजिंग क्लोजिंग यानी 15। मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का तीनों का नेट करो, उसमें ओपनिंग वाला 5 ऐड करो तो आंसर आपका 15 आएगा। ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के देखना है, ठीक है गाइस? इसका पीडीएफ मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। आज की रिकॉर्डिंग में यही ओवर कर रहा हूं और हम प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की पहली क्लास कैसी लगी जनरली बताएंगे। समझ आया सब बहुत कुछ? अच्छी। एपिक इजी चैप्टर कैसा है? इशू ऑफ शेयर से अच्छा लगा अभी तक? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स क्या होता है? इशू ऑफ शेयर नहीं अच्छा लगा था? उससे बेटर है ना, मार्क्स नहीं हेलो आएंगे। सर, हे सक्षम, हाँ जी बताएं। रिया, इशू ऑफ शेयर से कैसा मेरे लगा? से भी तो पूछो, आपने मेरे से पूछा ही नहीं। अच्छा बता सक्षम कैसा लगा? अब मैंने बता ही देता हूँ, अच्छा लगा सर। अच्छा, अच्छा। नाइस। पहली चले। क्लास थी ना? हाँ पहली क्लास तो अच्छी लगती है, धीरे धीरे हैवी चल जाता तो गुस्सा आता है ना, ऐसी वाली और सिचुएशन। जब टेस्ट आ जाए तो फिर नहीं। हाँ हाँ, टेस्ट फिर कुछ लोग अपने बर्थडे पे टेस्ट रख के चले जाते हैं। मैं कहाँ जा रहा हूँ? संडे उस दिन कहीं जा रहा। गाइस ये आपको बनानी पड़ेगी कैश सर, फ्लो चले स्टेटमेंट। जाओ। आपको 27th के टेस्ट में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम, आउटर कॉलम, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग में शेयर्स इशू करे, पैसा आ गया, डिबेंचर्स इशू करे, पैसा आ गया, शेयर्स को डिविडेंड दिया, पैसा चला गया, डिबेंचर्स को इंटरेस्ट दिया, पैसा चला गया, कुछ रीपे करा तो पैसा चला गया। इन्वेस्टिंग में कुछ खरीदा, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, पैसा चला गया, कुछ बेचा तो पैसा आ गया, कुछ इन्वेस्ट किया है, प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाई तो आ गया, कोई शेयर्स खरीदे तो डिविडेंड आ गया, कोई डिबेंचर्स खरीदो तो इंटरेस्ट आ गया। ये सारा इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेगा। ऑपरेशन में सीधा नेट उठाओ, नेट में नॉन कैश एक्सपेंस ऐड करो और अक्रूवल का इंपैक्ट डिलीट करो इस शॉर्टकट से। ये शॉर्टकट काम करता है, हमने प्रूव किया। डायरेक्ट मेथड, लॉन्ग कट मेथड में हमने देखा, लेकिन हम करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। नेट प्रॉफिट उठाया सीधा, नॉन कैश एक्सपेंस माइनस हो रखा था उससे, लेकिन कैश का कोई आउटफ्लो हुआ नहीं तो उसको प्लस करो, फिर अक्रूवल का इंपैक्ट डिलीट कर दो क्योंकि नेट प्रॉफिट अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से कैलकुलेट हुआ था। सॉर्टेड? पूरा रिवाइज Yes, करते हैं sir. 2 मिनट में। सर 1.5 घंटे की क्लास 2 मिनट में रिवाइज करा। हाँ दसो बाजी, चले प्रैक्टिस की तरफ। सर आपने तो कहीं जाना था। मैं कहीं नहीं जाना, मैं बंद कर रहा हूँ।